तो the first tool we are using for GitHub, sorry, the first tool we are using for Terraform is Visual Studio Code. विजुअल स्टूडियो कोड जो होता है वो एक लाइट वेट या फिर आप सिंपली ये कह लें कि सोर्स कोड एडिटर होता है। इसमें हम डिफरेंट लैंग्वेजेस पे भी काम कर सकते हैं और ये हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए काम करता है। लाइक ये आपके पास है, इसमें आप किसी भी तरह का किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे या किसी भी लैंग्वेज में किसी भी सोर्स कोड पे एडिटिंग करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। किसी भी फॉर्मेट के फाइल को एडिट कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। उसके बाद जो ये लिंक है आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करने का, इसमें डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं आपके पास, विंडोज़, मैक और लिनक्स। और अब जो एडवांस वर्जन है इसमें लिनक्स में भी आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, डेबियन, उबंटू, रेड हैट और बाकी डिफरेंट ऑप्शन। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का आइडिया तो होगा। जी जी, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ विजुअल स्टूडियो कोड, ओके ग्रेट। बट आई चलो एम नॉट फेमिलियर फ्रॉम दिस, एक ज़्यादा फेमिलियरिटी नहीं है। ओके, मैं अभी आपको लैब करवाऊंगी तो आपको फिर आइडिया हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा श्योर। जो और एक और टूल यूज़ होता है वो होता है गिट बैश। गिट बैश एक टर्मिनल होता है। टर्मिनल आप एक एन कह सकते हैं जहाँ पर आप सारी कमांड को रन कर रहे होते हैं। आपकी विजुअल स्टूडियो कोड में दो टर्मिनल्स वर्क कर रहे होते हैं, एक पावर शेल और एक गिट बैश। पावर शेल जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट टर्मिनल होता है वीएस का, वीएस कोड का, और वीएस कोड के अंदर वो मौजूद होता है जब आप उसको इंस्टॉल करते हैं। लेकिन गिट गिट बैश को आपको डाउनलोड करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर आपके पास वो ऑप्शन में नीचे आ जाता है आपके टर्मिनल के अंदर। लाइक अगर मैं वीएस कोड में जाऊंगी तो ये मेरा टर्मिनल है, यहाँ से मैं अपना टर्मिनल खोलूँगी तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है गिट बैश का। ये नॉर्मली गिटहब के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, यहाँ से गिटहब यूज़ होता है, लेकिन आप ये टेराफॉर्म के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, और एक लास्ट जो ऑप्शन होता है आपके पास जिसको आप इसके अंदर यूज़ करते हैं वो होता है गिटहब। गिटहब एक फ्री सोर्स रेपोजिटरी स्टोरेज है जहाँ पर अपनी रेपोज के अंदर आप अपने डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, अपने सोर्स कोड को स्टोर करके रख सकते हैं, और यहाँ पर कॉल करवाते हैं आप अपने वीएस के अंदर। आप इसको कनेक्ट करवा के डायरेक्टली भी रन कर सकते हैं। आपको डायरेक्टली अपना कोड वीएस में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप गिटहब के ऊपर भी अपनी एक रेपो बना के, लाइक मेरी रेपो बनी हुई है, है भाई, जैसे ये एक रेपो बनी हुई है टेराफॉर्म की। अब मैं इस रेपोजिटरी को वहाँ पे डायरेक्टली भी कॉल करवा सकती हूँ और डायरेक्टली कॉल करवा के इस सोर्स कोड को रन भी कर सकती हूँ। तो ये वीएस इसके कोड का। ऊपर सिक्योरिटी लग सकती है, जैसे लेट्स सपोज मैंने कुछ टेम्पलेट्स डिज़ाइन किए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के टू प्रोविजन, हाँ, और तो इस पे सिक्योरिटी लग सकती है कि मेरी ये जो गिटहब के ऊपर रिपॉजिटरीज है, दे कैन नॉट चेंज एनीवन। इज दैट प्राइवेट कर पॉसिबल? देंगे। लाइक आप जैसे मेरा ये प्राइवेट है, जैसे मुझे विजिबल है, बाकी किसी और को विजिबल नहीं है, ये प्राइवेट है, ये सिर्फ ओके मुझे ओके नज़र ओके। आएगा। तो अब मुझे नज़र आएगा तो मैं इसको एक्सेस कर सकती हूँ, मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। अगर मैं इसको किसी को साथ शेयर करूँगी या कंट्रीब्यूटर एज अ कंट्रीब्यूटर ऐड करूँगी, तब वो क्या करेगा, फिर वो उसके अंदर उसके पास एडिटर व्यू आएगा, या फिर मैं अगर ऑप्शन है मेरे पास, मैं उसको व्यूअर भी दे सकती हूँ, एडिट नहीं कर सकता फिर मैं। डिफरेंट आपके ठीक है। सिक्योरिटी ऑप्शन भी होते हैं। ठीक है, ये आपके पास पूरा ये सारे टूल्स हो गए जो अब हम टेराफॉर्म के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। अब आपके पास जो चीज़ है वो है टेराफॉर्म। अब टेराफॉर्म क्या होता है? टेराफॉर्म होता है एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। जैसे आपने कहा कि आप मैनुअली कोई काम कर रहे हैं जाके अपने किसी भी कंसोल पे, लाइक आप एग्जांपल ले लें AWS के कंसोल पे जाते हैं, वहाँ पे जाके आप मैनुअली कोई चीज़ बना रहे होते हैं। लाइक आप वीपीसी क्रिएट कर रहे हैं, वीपीसी क्रिएट करने के लिए आप पहले वीपीसी में उसके अंदर विज़ार्ड में जाके उसको क्रिएट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप थ्रू कोड करना है, लाइक क्लाउड फॉर्मेशन का आपको पता है? क्लाउड फॉर्मेशन जो है वो AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड है, जो कि या स्पेसिफिकली AWS की सर्विसेज को प्रोविजन और मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। जी बट बिल्कुल, टेराफॉर्म वी कैन प्रोविजन एंड मैनेज मल्टीपल फॉर क्लाउड। मल्टीपल क्लाउड्स, या राइट। तो टेराफॉर्म एज इन हम टेराफॉर्म को ज़्यादा प्रेफर इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो हर मल्टी क्लाउड सपोर्ट करता है। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं।
लाइक ये क्रिएट कब हुआ, ये नॉर्मली टेराफॉर्म के डिफरेंट प्रोवाइडर्स हैं जिस पे मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उसके अलावा जो इसके अंदर मेन यूज़ होता है वो हैशीकॉर्प होता है। और इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो HCL यूज़ होती है, हैशीकॉर्प कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। ठीक है। और इसके अलावा दैट्स जो है, आपको टेराफॉर्म को पहले अपने लैपटॉप, अपने डिवाइस पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपको डाउनलोड करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके बाद आप कॉन्फ़िगर करते हैं उसको। आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं नहीं, मैं गुड टू गो। ओके। अच्छा, उसके अलावा जो है वो टेराफॉर्म के और क्या बेनिफिट्स होते हैं? टेराफॉर्म, अब आप ये एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि आप जब मैनुअली बना रहे हैं तो आपको फिर कोड से फिर क्या फ़ायदा है? तो जो आपका कोड होता है वो हाफ ऑफ द टाइम लेता है, जो एक नॉर्मली मैनुअली बनने के लिए, मैनुअली रिसोर्स बनने में टाइम लगता है, उसे हाफ ऑफ द टाइम लगता है कोड से। ज़्यादा जल्दी क्रिएट करेगा, ज़्यादा जल्दी डिस्ट्रॉय करेगा। अच्छा, उसके अलावा इसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो टेराफॉर्म को रन करने के लिए चाहिए होती हैं, कि आपके पास, अभी हम AWS के एक्सपेक्ट से बात कर रहे हैं, तो आपके पास एक AWS का अकाउंट हो जिसमें आपने अपनी एक्सेस की या सीक्रेट एक्सेस की इंटर करी हुई हो, आपको AWS को मैनुअली बनाना आता हो, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को मैनुअली बनाना नहीं आएगा आपको, तो आप थ्रू कोड भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आपको पूरी आइडिया हो कि आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, तो आप उसको अपने कोड में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा आपके पास एक गिट का ऑप्शन होता है कि गिट पे आप कोड रख के एक काम कर सकते हैं, या फिर आप अपने पास फोल्डर बना के अपने लोकल सर्वर पे भी रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड चीज़ आ जाती है वो होती है इंस्टॉलेशन। अब इंस्टॉलेशन जो नॉर्मली यूज़ करते हैं वो हम करते हैं विंडोज़ के ऊपर, अपने सर्वर पे डायरेक्टली करते हैं हम इंस्टॉल। और इंस्टॉल, ये लिंक है आपके पास, नॉर्मली आपको किसी भी डिफरेंट रिसोर्स से मिल जाएगा टेराफॉर्म इंस्टॉल करने के लिए। उसके बाद आप उसको अनजिप करके, आप जब उसको रन करेंगे तो आपके पास एग्जिट फाइल आ जाएगी। उसके बाद इसको सेटअप करने के लिए आपको अपने कहीं एक फ़ोल्डर बना के रखना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे अपना फ़ोल्डर बनाया और मैंने यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन डाल दी। अब मैं जब कॉल करवाऊँगी तो वो मुझे इसके, अब मैं इस फ़ोल्डर के अंदर मल्टीपल फ़ोल्डर बना के अपने टेराफॉर्म को रन कर सकती हूँ। तो इस तरीके से मेरा टेराफॉर्म VS कोड के अंदर रन हो जाएगा। अच्छा, उसके इसके अलावा लिए कोई एनवायरनमेंट वेरिएबल भी सेट करना पड़ता है ना? नहीं नहीं, इसके लिए इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने की नीड नहीं है। जैसे जिस फॉर्मेट में मैंने आपको बताया है कि आप एक फ़ोल्डर के अंदर में टेराफॉर्म को डाल देंगे तो वो सेट हो जाएगा। ठीक है। वो इन्वायरमेंट वेरिएबल आपका सेट होता है जब आप जो है वो लिनक्स या फिर मैकबुक वगैरह पे काम कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर आपका काम करने का डिफरेंट स्टाइल होता है। जब आप विंडोज़ पे ओके। करते हैं तो फिर आप डायरेक्टली उसको रन करा सकते हैं। अच्छा, ओके। अब हर जो भी कोई लैंग्वेज होती है या फिर कोई लैंग्वेज में एक आपका स्ट्रक्चर या सिंटैक्स होता है। अब वो सिंटैक्स क्या है टेराफॉर्म का? अब टेराफॉर्म में दो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, इसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं। उसमें होता है एक रिसोर्स, होता है एक मॉड्यूल। अब मॉड्यूल क्या है और रिसोर्स क्या है? रिसोर्स के आप अपने पास से कोड लिख रहे हैं, खुद से आप कोड लिख रहे हैं, वो आपके पास रिसोर्स है। ठीक है। आप बनाएंगे रिसोर्स तो वो रिसोर्स को क्रिएट करेगा, लेकिन आप जब एक मॉड्यूल पर आते हैं तो मॉड्यूल इज़ लाइक अ बिल्ड इन सोर्स। बिल्ड इन आपके पास रिसोर्स बना के बैक एंड पे रखा हुआ है, उसके भी डिफरेंट प्रोवाइडर्स हैं। और जब आप उस मॉड्यूल को कॉल करते हैं तो वो पूरा जो पीछे से बैक एंड पे पूरा एक फ़ोल्डर बना के किसी ने रखा है, वो पूरा आपके पास डाउनलोड हो जाता है आपके जो फ़ोल्डर होता है उसके अंदर, जहाँ पे आप टेराफॉर्म के बाकी फ़ोल्डर पे काम कर रहे होते हैं। और वहाँ से फिर वहाँ पे आपको वेरिएबल्स देने होते हैं, और वेरिएबल देके आप अपना काम कर सकते हैं। आपको पूरा कोड बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं टेराफॉर्म के अंदर। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया? जी जी, मुझे टेराफॉर्म का जो है वो आप कह सकती हैं कि एक बिगिनर लेवल का कंप्लीट इंट्रोडक्शन है। ठीक है। बस अच्छा मुझे इसकी जो है ना फर्दर नेटी ग्रिटीज और इसकी इंटीग्रेशंस। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि टेराफॉर्म जो है वो क्लाउड के साथ तो इंटीग्रेट हो ही जाता है। जी जी। क्या इज दैट पॉसिबल वी कैन इंटीग्रेट टेराफॉर्म विद VMware? दिस इज द आउट ऑफ स्कोप क्वेश्चन, बट मैं आई एम जस्ट आस्किंग। जैसे मैंने आपको कहा कि टेराफॉर्म जो है वो लिनक्स सर्वर पे भी आप कर सकते हैं, तो टेराफॉर्म VMware पे भी हो जाएगा। वो यानी लिनक्स। विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म हम अपने ऑन प्रोमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर सकते हैं, तो स्पिन अप
वर्चुअल मशीन्स एंड स्टोरेज, इज दैट पॉसिबल कि VMware भी के साथ भी इंटीग्रेट हो जाता है ये, जैसे AWS के साथ हो जाता है या Azure के साथ या GCP के साथ? हो जाता है उसके अंदर। उसमें भी आपके पास जो होता है वो प्रोवाइडर्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो भी तो एक अच्छा। आपके पास टाइप ऑफ क्लाउड ही है ना, वो लोकल क्लाउड है। और जो आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो आपका ऑनलाइन क्लाउड है। एक ऑफलाइन क्लाउड है जो आप काम कर रहे हैं, वो भी तो लाइक अ सर्वर ही है ना, और जो आप क्लाउड काम कर रहे हैं वो भी बैकएंड पे सर्वर ही वर्क कर रहे हैं। तो ये इसका ये पॉसिबल है काम इस तरह से करना इसका। अच्छा, अब मैंने आपको कहा था प्रोवाइडर्स होते हैं। अब प्रोवाइडर्स क्या कौन कौन से होते हैं, लाइक आपके पास AWS है, एजोर है, और GCP है, कुबरनेटीज़ है, ओरेकल है, और अलीबाबा क्लाउड है। अब आपको क्लाउड का तो पता है तो इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। अब जो प्रोवाइडर्स होते हैं उसको हम कॉल करवाते हैं, जो उससे हमारे पास प्रोवाइडर्स आ जाते हैं जिसमें हम काम कर रहे होते हैं, डाउनलोड हो जाता है हमारे पास लोकली। अच्छा। टेराफॉर्म का मतलब एज सच स्कोप क्या है, मतलब क्या इज दैट पॉसिबल ऑन माय सिंगल मशीन आई कैन मैनेज मल्टीपल क्लाइंट क्लाउड्स विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म? इज दैट पॉसिबल कि मैं एक साथ एज्योर पे भी काम कर रहा हूँ और एक साथ मैं जो है वो AWS पे भी काम कर रहा हूँ और एक साथ मैं GCP पे भी काम कर रहा हूँ? ये बिल्कुल कर सकते हैं आप डिफरेंट फ़ोल्डर्स बना के अपने पास रखेंगे। डिफरेंट फ़ोल्डर्स के अंदर आपने लाइक AWS पे काम, एक में आप AWS से कनेक्टेड है, एक में आप एजूर से कनेक्टेड है, तो इट इज़ पॉसिबल। इट इज़ पॉसिबल। ठीक हो गया। ओके, सो लाइक अब आप नेक्स्ट। वैसे फास्ट पेस में जा सकती हैं, मुझे जो है वो टेराफॉर्म का बहुत अच्छे से आइडिया है। तो अब अगर आप फास्ट पेस में जाना चाहें तो ठीक है। बेहतर मेरे लिए ये है कि मुझे मज़ीद अच्छा इसके बारे में एक्सपोज़र मिल जाएगा। ओके। अच्छा, अब जो है वो अब और जो चीज़ होती है वो होती है एक स्टेट। स्टेट जी, ये जी। होती है कि आप जो काम कर रहे हैं जो आपने पहले किया था, मतलब लाइक आप ये कह सकते हैं कि आपको जो पहले काम किया वो उसकी हिस्ट्री अपने पास वो रिकॉर्ड करके रख लेता है स्टेट में, स्टेट फाइल के अंदर। अब स्टेट फाइल के अंदर दो होते हैं, एक स्टेट फाइल होती है, स्टेट फाइल बैकअप होता है। स्टेट फाइल में आपने जो लास्ट टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था उसका पूरा वो स्टोर करके रखते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं स्टेट फाइल मेरे पास, ये यहाँ पर ये स्टेट फाइल, इसने मुझे बताया कि मैंने लास्ट टाइम क्या क्या बनाया था। मैंने सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था, मैंने EC2 बनाया था, EC2 से सिक्योरिटी ग्रुप को कनेक्ट करवाया था। तो इसने मुझे पूरा दिखा दिया कि लास्ट टाइम मैंने काम क्या किया था। और बैकअप के अंदर जो है वो ये बता रहा होता है कि आपने लास्ट टाइम जिस वर्जन पे काम किया था और जो है वो आप अब किस वर्जन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल, मतलब इसके अंदर आप अपने हिस्ट्री को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके दैट मीन दैट व्हाट यू हैव डन पास। यस, यस। तो ओके। सो इसका मेन पर्पस ये होता है कि जब कोई न्यू पर्सन आके रन करेगा तो एकदम वो बिगनिंग से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि टेराफॉर्म के पास आपका रिकॉर्ड है, तो उस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग काम करेगा, तो वो ज़्यादा फास्ट वर्किंग होगी उसके अंदर। कि अब जो एक और चीज़ आ जाती है वो होता है वेरिएबल। अब वेरिएबल्स जो मैंने आपसे जैसे डिफाइन किए थे, वेरिएबल्स 3 टाइप के होते हैं आपके पास। वेरिएबल मीन कि आप जब जब रन करें तब आपके पास वेरिएबल की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। अगर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, वो होते हैं इनपुट, आउटपुट और लोकल। अब जो लोकल होता है ना वो लाइक ये है कि आपने एक फ़ाइल बनाई वेरिएबल की, उसके अंदर आपने अपने डाटा को डाल दिया वेरिएबल में, लाइक आपने रीजन में डाल दिया US East 1, और फिर आपने उसको चला दिया, तो वो चलेगा तो US East 1 के साथ चलेगा। जब आप उसका वेरिएबल चेंज करेंगे तो आपका US East किसी और रीजन में चल जाएगा। अब उसका बेनिफिट ये होता है कि आपने मल्टीपल जगह पे रीजन को कॉल किया हुआ है, या मल्टीपल जगह पे आपने अपने VM इंस्टेंस नेम को कॉल करा हुआ है, या फिर इंस्टेंस ID को कॉल करा हुआ है। डिफरेंट जो आप रिसोर्सेज बना रहे हैं उसको कॉल किया हुआ है, तो आपको जब उसमें चेंज करना है तो फिर आपको जितनी जगह पे कॉल है वहाँ जाके चेंज करना पड़ेगा। जो अब वेरिएबल होगा आपके पास वो आप एक जगह पे चेंज करेंगे तो वो हर जगह पे चेंज हो जाएगा। इसमें 3 टाइप्स होती हैं, इसमें बताया था आपको, लोकल, इनपुट और आउटपुट। अब लोकल आपने एक दफ़ा डिफ़ाइन कर दिया डिफ़ॉल्ट में, तो वो
उसी को उठाएगा और उसी पे काम करेगा। लाइक मैं अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं तो ये मेरा लोकल है, इसके अंदर मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिफ़ाइन की हुई है, ये मेरा लोकल है, मैंने इसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिफ़ाइन की हुई है। अब जब जब बनेगा मेरा इसी नाम पे बनेगा। अब मैं यहाँ पे चेंज करूँगी तो जहाँ जहाँ पे मैंने वीपीसी नेम कॉल किया है वहाँ वहाँ पे इसका नाम चेंज हो जाएगा। अब सेकेंड होता है इनपुट वेरिएबल। इनपुट वेरिएबल मतलब ये कि आप जब रन करेंगे तो आप यूज़र से इनपुट लेंगे कि उसको क्या चाहिए, और इनपुट लेके आप उसको जहाँ पे कॉल करवाएंगे जो यूज़र ने चीज़ डाली है वही चीज़ वहाँ पे काम कर रही होगी। जैसे आप ये इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ जो आप लाइक आपको कोई जोन आईडी उठानी है या फिर आपको वीपीसी आईडी उठानी है, कुछ भी कोई भी ऐसी इनपुट जो आपको यूज़र से चाहिए, आपको कोड में यूज़ करना है, उसके लिए आप इनपुट वेरिएबल यूज़ करते हैं। और आउटपुट वेरिएबल ये कि आपने कोई रिसोर्स बनाई, उसको रन किया, तो उसके बाद आउटपुट में जो आपको चीज़ चाहिए उस रिसोर्स से वो आपके पास नीचे आ जाएगी और वो प्रिंट हो जाएगी आपके टर्मिनल के ऊपर। अच्छा, अब इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं, जैसे डाटा टाइप्स होती हैं डिफरेंट। तो डाटा टाइप का आपको आइडिया है? नो, डेटा टाइप का मुझे आइडिया ठीक नहीं है। है। डाटा टाइप के ये होती है कि आपके पास डाटा को कितने फॉर्मेट में हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो उसके ओके। अंदर आपके पास जो नॉर्मली यूज़ होता है वो यूज़ होता है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग के अंदर आपके पास सब चीज़ आ जाती है, आपको उसके अंदर सिंबल भी आ जाएंगे, नंबर भी आ जाएंगे और अल्फ़ाबेट्स भी आ जाएंगे। ये जैसे ये डिफ़ाइन हो रहा है आपके पास, ये आपके पास इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी आ गए, आपके पास सिंबल भी आ गया, आपके पास नंबर भी आ गया, हर तरह का सिंबल आ गया इसके अंदर। एक और होता है, वो होता है बूलियन या बूल। बूल के अंदर आता है ट्रू और फॉल्स, वन या ज़ीरो, या सही है या गलत है, मतलब वो एक डिसीजन होता है। एक और होता है, वो होता है नंबर। नंबर के अंदर सिर्फ आपके पास नंबर्स आ सकते हैं। तो ये तीन डाटा टाइप होती हैं जो टेराफॉर्म के अंदर यूज़ हो रही होती है, लेकिन नॉर्मली हम जो यूज़ करते हैं वो स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ज़्यादातर क्लाउड की चीज़ होती है वो किसी वन डाटा टाइप पे बेस नहीं करती है, वो मल्टीपल उसके अंदर वो स्ट्रिंग टाइप टाइप पे पेश करती, स्ट्रिंग डाटा टाइप पे पेश करती है, क्योंकि उसके अंदर जो हमारी आईडीज़ वर्क करी होती हैं वो उसके अंदर, जैसे इसके अंदर AMI डैश करके नंबर लिखा है, वैसे उसके अंदर ID डैश करके या सबनेट डैश करके हमारी आईडीज़ आ रही होती है। इसीलिए हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं टेराफॉर्म में नॉर्मली, लेकिन इसके अंदर बाकी डाटा टाइप भी होती है। अच्छा, इसमें यहाँ पे स्लाइड के ऊपर एक मेंशन था कि विदाउट यूजिंग वेरिएबल भी, मतलब विदाउट भी हम इसे यूज कर देते हैं वेरिएबल के। जी जी बिल्कुल, विदाउट मतलब आप हार्ड कोड भी यूज़ कर सकते हैं। बट आप क्या सजेस्ट करती हैं कि विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल हमें यूज विद द करना हेल्प ऑफ चाहिए? वेरिएबल यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब आपको, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आपको चेंज करना है, लाइक AMI ID आपने एक इंस्टेंस में यूज़ नहीं किया, आप मल्टीपल रिसोर्स बना रहे हैं, मल्टीपल रिसोर्स इंस्टेंस बना रहे हैं, और इंस्टेंस के अंदर आप उस AMI ID को यूज़ कर रहे हैं, जैसे इस AMI को यूज़ कर रहे हैं। हम्म। अब आपको चेंज ओके। करना है उस AMI को, तो फिर आप जितनी जगह पे कॉल हुआ है वहाँ वहाँ जाके चेंज करेंगे। तो फिर इससे बेहतर ये है कि आप एक जगह वेरिएबल बनाएं और उसके अंदर डिफ़ाइन कर दें ये मेरी AMI ID है, और फिर जब आपको चेंज करना हो वहाँ पे जाके चेंज कर दें, उसको रन कर दें। जैसे आपके पास ओके। आपको तीन इंस्टेंसेस बनाने हैं और तीनों का AMI ID, या फिर आपकी जो AMI ID पता है आपको क्या होती है? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो AMI ID, इट्स लाइक यूनिक आईडी नंबर फॉर, इट्स लाइक अ टेम्पलेट इन अमेज़ॉन मशीन AWS। इमेज होती है, जो आपकी जी जी। मशीन बन रही होती है उसकी इमेज जी आई जी। होती है। ठीक है, तो आपकी जो इमेज है आपको डिफरेंट चाहिए, लाइक आपको एक लिनक्स बनाना है, एक विंडो बनाना है, एक उबंटू बनाना है। तो आप एक दफ़ा आपने रन किया तो आपने लिनक्स की AMI ID डाली, एक दफ़ा आपने रन किया तो आपने विंडो की डाली, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए वेरिएबल को प्रेफर किया जाता है ज़्यादातर मार्केट में, बजाय हार्ड कोडेड के। मिस महानूर, आई हैव अ क्वेश्चन दैट मेरा कोई प्रोग्रामिंग के साथ कोई बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है, ओके। बट इफ़ यू टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, आई हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लाउड की बात करें तो मुझे ऑलमोस्ट तीनों क्लाउड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत अच्छे से आइडिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस कैसे मैनेज करते हैं, बाय हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी है। लेकिन अगर आप प्रोग्रामिंग की बात करें तो आई एम 10 आउट ऑफ 0। ओके। सो मुझे ये बताइए कि टेराफॉर्म में प्रोग्रामिंग का नो हाउ होना ज़रूरी है, या उसके बगैर भी आप जो है वो इसमें
डीप डाइव कर सकते हैं, एंड यू विल गॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस आफ्टर आफ्टर प्रैक्टिस, आफ्टर एक्सपीरियंस। कोई इसमें पॉसिबिलिटी है? जी क्योंकि जी मैं ऑनेस्टली मेरा प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस नहीं है बहुत ज़्यादा। नहीं, तो इस फाइन, प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा, सिंटैक्स होते हैं, आपको जस्ट हम्म। सिंटैक्स समझ में आना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है, टेराफॉर्म को यूज़ करने से पहले या क्लाउड फॉर्मेशन को यूज़ करने से पहले, जो कोड साइड होती है, आपने मैनुअली उस चीज़ पे काम किया हुआ हो। जब आप जी जी, मैनुअली मैनुअली। मैनुअली सॉरी टू काम इंटरप्ट किए, यू। जी जी बोले। मैनुअली मुझे बहुत अच्छा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, अल्हम्दुलिल्लाह। जब आपने मैनुअली काम किया होता है तो आपको पता होता है कि आपको कौन कौन से ऑप्शन चाहिए उस चीज़ को बनाने के लिए। तो फिर आप हम्म। उन सारे ऑप्शन को अपने कोड के अंदर कॉल करा सकते हैं। जब आपको पास स्टार्ट में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है टेराफॉर्म में काम करना, लेकिन जब आप एक दफ़ा आपको फॉर्मेट समझ में आ जाता है, आपको मैनुअली हैंड्स ऑन होता है, तो फिर आप इजीली टेराफॉर्म में डाइविंग कर सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं ओके। होगा आपके लिए, ठीक है। अच्छा, सो हम कहाँ थे, यहाँ पर थे, ठीक है। उसके अलावा जो है वो एक और भी टेरा टाइप होती है, वो होती है लिस्ट। लिस्ट के अंदर आप डिफरेंट एक वेरिएबल के अंदर डिफरेंट डिफ़ॉल्ट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। या आप को डाटा टाइप पे यहाँ पे इस तरह समझे, जैसे आपके पास मल्टीपल स्टूडेंट्स के नेम हैं, आपको ओके। एक वेरिएबल में रखना है। लाइक आपके पास डिफरेंट वीपीसीज की आईडी है, जो ओके। आपको लिस्ट करवानी है, तो फिर आप उसके लिए लिस्ट को यूज़ करते हैं, और इसको कॉल करवाने के लिए आप मैप को यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये आउटपुट है, जैसे आपने आउटपुट में किसी को कुछ कॉल किया था। आउटपुट वेरिएबल मैंने आपको बताया कि आप कोई रिसोर्स बनाई आपने, और उस रिसोर्स जो क्रिएट हुई थी उससे आपने कुछ आउटपुट प्रिंट करवा लिया। लाइक इसके अंदर वीपीसी की आईडी प्रिंट हो गई। लाइक आप चाहें तो CIDR ब्लॉक प्रिंट करवा सकते हैं अपना, या फिर आप DNS नेम प्रिंट करवा सकते हैं लोड बैलेंसर का। तो आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड है अपने टर्मिनल पे शो करने के लिए कि आपका काम हो गया है, लाइक आप IP एड्रेस करवा सकते हैं कनेक्ट करवाने के लिए अपने सर्वर से। तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो एक होता है वो होता है ये जैसे इन्वायरमेंट वेरिएबल लिखा हुआ है, ये लोकल वेरिएबल भी कहलाएगा। जो मैं आपको बता रही थी, जो मैंने आपको अपनी एक एग्जांपल दिखाई थी जी जी इन्वायरमेंट, जी जी। वो चीज़ है ये कि आप इन्वायरमेंट वेरिएबल उसको कहेंगे कि आपने डिफ़ाइन कर दिया एक दफ़ा और वही यूज़ हो रहा होगा। ये ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं, ये यूज़ कर रहे होते हैं आपके जो सीक्रेट्स होते हैं इसको स्टोर करने के लिए, जो आपने एक दफ़ा बना दिया, अब आप चेंज नहीं करेंगे, तो आप उसके लिए नॉर्मली ये यूज़ होता है, ठीक है। और जो अब आपके पास लास्ट चीज़ है वो है डेटा सोर्स। अब एक तो ये बात हो गई कि आपने टेराफॉर्म में कुछ रिसोर्स बनाई हैं, आप उसको यूज़ करें। लेकिन जो आपने टेराफॉर्म में बनाया ही नहीं है, जो आपका ऑलरेडी बना हुआ है आउट ऑफ द टेराफॉर्म, तो वो आप कैसे कॉल करेंगे? वो आप डेटा सोर्स से कॉल करवाएंगे, डेटा सोर्स से। लेकिन आपके जो यूज़र हैं यानी या फिर इट्स मीन, फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग, इट्स मीन के एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि मैन्युअली बिल्डअप हुआ है, हम्म उसको फ्यूचर में प्रोविजन करने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए जो है वो आप टेराफॉर्म डेटा सोर्स की हेल्प से, यानी ये वो सेगमेंट है जिसमें आपने एग्जिस्टिंग को मैनेज करना है, ये वो नहीं है जिसमें आपने स्क्रैच से बिल्ड किया। ये ऐसे है जैसे कि आपको, जब आप कोई काम कर रहे हैं, लाइक आपने इंस्टेंस बनाना है। अब इंस्टेंस बनाने के लिए आपको नीड है कि आपको देखना है वीपीसीज में आपके पास कौन से वीपीसी है आपको। तो आप अपना कंसोल खोलेंगे, आप उसमें जाके वीपीसी आईडी कॉपी करेंगे। तो उससे बेहतर एक ऑप्शन ये है कि आपने डाटा सोर्स से सारे वीपीसी आईडी को लिस्ट करवा दिया, तो आपको विद नेम। तो फिर आपको पता चल गया कि आपके पास वीपीसी आईडी क्या है, तो आप डायरेक्टली उसी टर्मिनल आपके कंसोल से ही, जो आपका टर्मिनल नीचे शो हो रहा है, उसी पर आप अपने वीपीसी आईडी को कॉपी करें और नीचे ही पेस्ट करके उसी को आगे फर्दर यूज़ कर सकते हैं। आपको अपना कंसोल खोल के जाके सर्च करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को। ये इसका पर्पस होता है बेसिकली। बात समझ में आई आपके? जी जी, प्लीज। ओके। जैसे ये इसके अंदर ये हो रहा है, ये इसके अंदर इन्होंने इंटरनेट गेटवे को कॉल करवाया। अब जितने इंटरनेट गेटवे होंगे वो सब लिस्ट हो जाएंगे। ऐसे जब मैं उसको आउटपुट, अच्छा इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और, जब मैं डाटा करूँगी ना तो वो प्रिंट नहीं करेगा उसको। जब मैं उसको आउटपुट करूँगी ना तब प्रिंट करेगा। आउटपुट के अंदर मैं जब डाटा को कॉल करवाऊँगी तब वो प्रिंट करके लेके आएगा। डाटा में से वो ला के अपने पास स्टोर कर लेगा।
लेकिन ओके। जब मैंने आउटपुट वेरिएबल के अंदर उसको कॉल करवाया है तब वो जाके मुझे लिस्ट करके देगा उसको। अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास ये भी होता है कि आप मल्टीपल फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। फ़िल्टर इज़ लाइक कि आपने कोई जिस किसी बेस पे सर्च करना है अपने रिसोर्स को, जैसे आपको अपने इंस्टेंसेस के अंदर सर्च करना है कि इस एक वीपीसी पे, इस पर्टिकुलर वीपीसी पे मेरे कितने इंस्टेंसेस बने हुए हैं, तो वो आप उस वीपीसी आईडी को डालेंगे तो इस इस तरह काम होगा। यहाँ पे आपने फ़िल्टर कॉल कराया, फ़िल्टर के अंदर वीपीसी का नेम दिया या आईडी दी और आपने वैल्यू के अंदर आपने वो दे दी, आईडी दे दी। और आईडी देकर जब वो सर्च करके लाएगा तो वो सिर्फ उसी इंस्टेंसेस की आईडी को उठा के लेकर आएगा जिस जो उस वीपीसी पे, पर्टिकुलर वीपीसी पे बनी हुई होंगी। तो आप इस तरह से फ़िल्टर भी करवा सकते हैं डाटा सोर्स को यूज़ करते हुए। ओके, तो अब ये थ्योरी पार्ट में से आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं, प्रैक्टिकली अगर कुछ होगा तो डेफिनेटली मैं आपसे ओके, पूछ लूँगा। ठीक है। अब आपके बाय पास द वे, ये मेरा वीएस कोड भी मेरे पास इंस्टॉल्ड है और मेरे पास गिट बैश भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। लेकिन मुझे इसको यूज़ करना बिल्कुल नहीं आता, क्या कहते हैं, वीएस कोड को, क्योंकि अच्छा, मैंने बताया कि मेरा प्रोग्रामिंग का बिल्कुल भी। तो इसके ऊपर अगर आप मुझे थोड़ा-सा वो बता देंगे कि हाउ टू मैनेज एंड हाउ टू यूज़ वीएस कोड इन टेराफॉर्म विद द हेल्प ऑफ गिट ठीक बैश, है, ठीक है, तो ठीक आई है। विल बी ग्लैड। ओके, अब जैसे मैंने अपना खोल के रखा होता है, लेकिन मैं आपको फिर भी दोबारा खोल के दिखा देती हूँ। अब आपको इसके अंदर मैंने कहा आप इसके अंदर फ़ोल्डर भी खोल सकते हैं, एक फ़ाइल भी खोल सकते हैं। अब मैं अगर फ़ोल्डर खोल रही हूँ तो मैंने अपना फ़ोल्डर बनाया हुआ है सी में, और ये टेराफॉर्म के अंदर, इसके अंदर मेरा सारा कोड है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगी तो मेरे पास ये खुल के आ गया। मेरे पास ये टोटल, डॉट टीएफ ऑटोमेटिकली आ गया है या ये मतलब बनाते वक्त फ़ाइल, मैंने जब फ़ाइल बनाई थी, जी जी। तब मैंने इसको डॉट टीएफ का नाम दिया था। लाइक अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक न्यू फाइल बनाऊँ, ये आ गया मेरे पास टीएफ। अब मैं जो फॉर्मेट दूंगी इसकी फ़ाइल का, उस वो फॉर्मेट उठाएगा। जैसे यहाँ पे ये जैसन भी है, ये रहा जो स्टेट फाइल है वो जैसन में डिफ़ाइन हुई है, पैम की डिफ़ाइन हुई है। वैसे मैंने आपको कहा वीएस कोड हर किस्म की, हर फाइल ऑफ हर फॉर्मेट की फ़ाइल को अपने पास खोल लेता है, इसीलिए यूज़ करते हैं इसको। जैसे इसके अंदर ये भी खोल दिया, इसने पैम की भी मुझे खोल के दिखा दी। अब मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूँगी, इसको रन करूँगी तो ये रन होगा मेरे पास। ठीक है, ओके। अच्छा, तो अब स्टार्ट करते हैं। कहाँ गया मेरा? ये रहा। तो अब हमारा फर्स्ट कोड है वो वीपीसी का कोड है, ये मेरे पास कोड लिखा हुआ है। तो अब इसके पार्ट बाय पार्ट चलते हैं। अब वीपीसी के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या होती है? सीआईडीआर या अब वीपीसी मैंने नेम। आपसे कहा वेरिएबल, ये देखिए जैसे मैंने यहाँ वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है अपने पास, नेम है। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास लोकल या इन्वायरमेंट वेरिएबल है, इसमें इनपुट की नीड नहीं है, क्योंकि आप जब एक वीपीसी बना रहे हैं, अब वीपीसी में आपके पास इसमें ऑप्शन है कि आप ये वीपीसी नेम को इनपुट ले सकते हैं। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट को हटा देंगे तो ये इनपुट वेरिएबल बन जाएगा। और जब आप इसको टेराफॉर्म प्लान करेंगे, अप्लाई करेंगे, अब मैं कोड की, अब भी आपके पास कमांड की तरफ आती हूँ। कमांड क्या क्या होती है इसके अंदर? तो जब आप कॉल करेंगे तब वो क्या करेगा, तब वो आपको शो करेगा जब आपसे पूछेगा कि आपको क्या इनपुट देना है। अगर मैं इसको हटा दूँ अभी तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया होगा। अगर इसमें मुझे कमेंट आउट करना है तो मैं हैश को यूज़ करती हूँ, तो मेरे पास कमेंट आउट हो गया। ठीक है, अब जैसे अब मैं किस फ़ोल्डर के में मैं हूँ खड़ी हुई, अब मैं वीपीसी के अंदर हूँ, तो लेकिन अभी मेरे पास ये पाथ नहीं आ रहा, तो अब मैं ये सीडी वीपीसी करूँगी तो ये मेरे पास वीपीसी के अंदर आ गया। अब मैं यहाँ पे टेराफॉर्म इनिट करूँगी तो ये मेरे पास टेराफॉर्म हो रहा है। आपके पास अगर डाउनलोड हुआ हुआ है तो ये आपको रीयूज़ कर देगा, लेकिन अगर आपके पास डाउनलोड नहीं हुआ हुआ है तो ये इंस्टॉल करके आपको दिखाएगा। इसको आई थिंक मैं थोड़ा ऊपर कर दूँ ताकि आपको नज़र आए। ठीक है, और अब आपके पास ये फर्स्ट कमांड थी। फर्स्ट कमांड कौन सी थी आपके पास? टेराफॉर्म इनिट। इनिट क्या इनिट। करता है? इनिट क्या करता है, अगर आपके पास टेराफॉर्म है इनिशियलाइज। तो वो इनिशियलाइज करेगा, उसको वर्जन चेक करेगा। लेकिन अगर आपने कहीं पर टेराफॉर्म के अंदर वर्जन चेंज किया है तो वो आपको वर्जन दूसरा देगा। एक और फाइल मुझे आपको दिखानी थी, वो है प्रोवाइडर। ये रही। जैसे मैं आपको बताई थी डिफरेंट प्रोवाइडर्स होते हैं,
तो ये मेरा प्रोवाइडर है, AWS का प्रोवाइडर है। फिर मैंने यहाँ पे रीजन डिफ़ाइन किया वेरिएबल के अंदर, ये मेरा वेरिएबल है, ये रहा मेरा रीजन। ये यूएस ईस्ट 1 के अंदर मैं अपने सारे रिसोर्सेज बनाऊंगी, तो मैंने यहाँ पर अपने पास रीजन दे दिया। अगर मुझे अब चेंज करना है, क्योंकि रीजन सिर्फ यहाँ पे कॉल नहीं हो रहा है, मेरे बाकी सारी कोड में भी कॉल हो रहा है, तो फिर ये क्या करेगा, इस रीजन को वहाँ से उठा लेगा। अगर मुझे डिफरेंट रीजन पे अपने रिसोर्सेज बनानी है, डिफरेंट रीजन पे बना सकती हूँ मैं। अब आपने AWS पे काम किया तो आपका आइडिया तो होगा कि एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की जी जी, के एग्जैक्टली। को यूज़ करके हम AWS को एक्सेस करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वेरिएबल है, इसको फिर यहाँ पर आ जाते हैं। फर्स्ट आपके पास कमांड कौन सी थी, टेराफॉर्म इनिट। टेराफॉर्म इनिट से यस, हमने इनिशियलाइज़ किया था। अब हमारे इनिशियलाइज। पास सेकेंड कमांड है टेराफॉर्म वैलिडेट। अब वैलिडेट क्या करते हैं, वैलिडेट चेक करते हैं कि जिस फॉर्मेट में आपने काम करा उसमें कोई गलती तो नहीं है, वैलिडेशन मिस्टेक तो नहीं है। वैलिडेशन मिस्टेक लाएगा सिंटैक्स मिस्टेक है, आपने कोई गलत कॉमा तो नहीं लगा दिया, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं यूज़ कर ली जो उसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती है। यहाँ पे से मुझे कह दिया कि मेरी वैलिडेशन सही है। अब इसके अंदर जो इसके बाद वाली कमांड आती है वो आती है टेराफॉर्म प्लान। टेराफॉर्म प्लान इज़ लाइक अ ड्राई रन, मतलब वो आपको बना नहीं रहे रिसोर्सेज को, आपको बता रहे कि आपकी रिसोर्सेज में क्या क्या बनेगा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या पार्ट होगा, वो इस तरीके से, ठीक है। अब मैं अगर टेराफॉर्म प्लान करूँगी तो मुझे ये शो करेगा, जैसे मैंने आपको इनपुट वहाँ से गायब किया, इससे मुझे नाम पूछ लिया VPC का। अब मैं जो नेम यहाँ डालूँगी ना, उसी VPC उसी नेम के साथ VPC बन के मेरा आएगा। जैसे मैंने डाला अपने नाम से, लेकिन अभी ये बन नहीं रहा है, अभी ये प्लान पे है, तो ये ड्राई रन करके मुझे सिर्फ दिखाएगा। ये देखिए ऐसा मुझे सब दिखाया कि इसको क्या क्या बनाना है। अब ये जो रिफ़्रेशिंग स्टेट कर रहा है ना, वो ये मुझे बता रहे कि मैंने प्रीवियस में क्या बनाया था। जब इस फोल्डर को लास्ट टाइम रन किया था तो मेरी आईडी क्या थी, मैंने जो है वो सबनेट बनाया था, राउट टेबल बनाया था, इंटरनेट गेटवे बनाया था। जो जो बनाया था उसकी आईडी क्या थी वो भी मुझे उठा के ला के दिखा रहा है। तो ये आपका जो है वो बैकअप फाइल के अंदर या फिर आपकी स्टेट फाइल के अंदर होता है, जो मेरा यहाँ पर डिफाइन हुआ है। इसके अंदर वो उसने सारे अपने बैकएंड को होल्ड करके रखा हुआ है कि लास्ट टाइम क्या काम हुआ था। और मुझे ये भी बता रहे हैं कि मैंने जो लास्ट टाइम अपना रिसोर्सेज लीड किए वो मैंने टेराफॉर्म से नहीं किए, मैंने डायरेक्टली आउटसाइड करे। तो इस वजह से इससे मुझे बताया कि ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज हो गए टेराफॉर्म से बाहर। ये मतलब ये सब अब एग्जिस्ट नहीं करता, ये सब डिलीट हो चुका है, लेकिन ये टेराफॉर्म के बाहर डिलीट हुआ है। अब उसके बाद ये मुझे बता रहे हैं कि मुझे कि अब जो मैंने अगर टेराफॉर्म अप्लाई करूँगी, टेराफॉर्म अप्लाई से जो मैंने सारा कोड बनाया है वो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर जाके बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो टेराफॉर्म अप्लाई से क्या क्या चीज़ें बन के आएंगी। सबसे पहले वो बनाएगा इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे का होगा ARN, ID, टैग और किस VPC के अंदर बन रहा है। राउट टेबल, प्राइवेट राउट टेबल के अंदर पहले अभी सिर्फ ये राउट टेबल बनाएगा। राउट टेबल के अंदर आपके पास ये सब चीज़ें बनेंगी। उसके बाद ये पब्लिक राउट टेबल बनाएगा, पब्लिक राउट टेबल के अंदर ये सारी चीज़ें बनेंगी और टैग बनेगा। उसके बाद क्या करेगा कि आपका जो प्राइवेट सबनेट 1 है उसको राउट टेबल से जाके एसोसिएट करेगा, प्राइवेट सबनेट 2 है उसको राउट टेबल से जाके एसोसिएट करेगा, कौन सी, प्राइवेट वाली। स्टेप बाय स्टेप काम करेगा। उसके बाद फिर पब्लिक सबनेट 1 को पब्लिक राउट टेबल से जाके एसोसिएट करेगा और पब्लिक सबनेट 2 को पब्लिक राउट टेबल से जाके एसोसिएट करेगा। तो क्या होगा इससे कि वो कनेक्ट भी कर रहा है, वो ये सारे स्टेप्स को मुझे दिखा रहा है। अब यहाँ पर ये देंगे सबनेट भी बन रहा है, ऊपर एसोसिएट भी कर रहा है और ये VPC भी बन के आ रहा है मेरे पास, ठीक है। और ये बताएगा कि लास्ट टाइम मेरे पास VPC ID क्या थी जब मैंने बनाया था, और अभी मेरे पास क्या होगी कि जब मैं अप्लाई कर दूँगी। तो ये वाली क्या चीज़ है, ये है आउटपुट वेरिएबल्स। जब ये रिसोर्स बन जाएगी तो मुझे ला के देगा, और अगर मुझे यूज़ करना है तो मैं इसी टर्मिनल से उठा के इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बात आपको क्लियर हुई? जी, गुड टू गो। ओके। अब मैं आ रही हूँ कोड पर, इससे पहले कि मैं टेराफॉर्म अप्लाई के ऊपर जाऊँ। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ सबनेट से। सबसे पहले VPC से स्टार्ट करते हैं। ये VPC है, ये जैसे मैंने वहाँ पे अलग से डिफ़ाइन किया हुआ था, क्योंकि आपके पास डिफरेंट फोल्डर के अंदर मैं काम कर रही हूँ,
तो मैं डिफरेंट फोल्डर के अंदर एक प्रोवाइडर भी बनाऊंगी, प्रोवाइडर भी डिफ़ाइन करूँगी। अब मैं प्रोवाइडर डिफ़ाइन नहीं करूँगी तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी ये इसको एज अ डिफरेंट फोल्डर कंसिडर कर रहा है, हालांकि ये सब फोल्डर है उसका, लेकिन जब इसके अंदर मैं काम कर रही हूँ तो ये उसको डिफरेंट फोल्डर कंसिडर कर रहा है। अभी ये जिस फॉर्मेट में मैं काम कर रही हूँ वो कहलाता है मॉड्यूलर एंड वेरिएबल। मॉड्यूलर एंड वेरिएबल का मतलब ये है कि है तो ये पूरा एक ही फोल्डर टेराफॉर्म का, लेकिन इस टेराफॉर्म के एक फ़ोल्डर के अंदर भी जो है वो मल्टीपल फोल्डर्स हैं, और वो हर फोल्डर जो सब फोल्डर है वो एक इंडिविजुअल एज ए इंडिविजुअल काउंट कर रहा है टेराफॉर्म। तो उससे क्या हो रहा है आपको कि आप जब डिस्ट्रॉय करते हैं तो डिस्ट्रॉय में अगर आप एक फ्लो में सब चीज़ बनाते हैं टेराफॉर्म में, तो आपने एक दफ़ा टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय करा तो उससे आपकी सारी रिसोर्सेज डिलीट हो जाएंगी, जितनी आपने बनाई है सब डिलीट हो जाएंगी। लेकिन आपको सब डिलीट नहीं करनी थी, आपको सिर्फ एक अपना EC2 डिलीट करना था, आपको अपना सिर्फ एक लोड बैलेंसर डिलीट करना था। तो फिर आप क्या करेंगे, आप इसमें एक कमांड का भी ऑप्शन होता है, जो मैं आपको जब टेराफॉर्म अप्लाई का कोई कमांड बताऊंगी तब आपको ये चीज़ बताऊंगी। लेकिन उसके अलावा एक सेकंड ऑप्शन ये भी होता है कि आप डिफरेंट फोल्डर के अंदर काम कर लें। तो अब आप यहाँ पर टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय करेंगे ना, तो फिर इसमें सिर्फ जो आपका रिसोर्स इसके फोल्डर के अंदर बनी हुई है वो सिर्फ डिस्ट्रॉय करेगा, जो फोल्डर के बाहर बनी हुई है वो आपके पास बनी रहेंगी। ठीक है। अच्छा, अब ये स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे ये रिसोर्स है, इस रिसोर्स में मैंने इसको नाम दिया। अब जो ये वाला नाम होता है ना VPC, ये आपके पास ऑप्शनल होता है, ये आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, लेकिन ये जो होता है ना ये आपका जो प्रोवाइडर है हैशीकॉर्प हमारा उसने दिया है, ये रिसोर्स टाइप है, ये चेंज नहीं हो सकती है, AWS VPC ही कॉल करेंगे आप। अब इसमें इसके बाद आ गया CIDR ब्लॉक, तो यहाँ पर ये CIDR ब्लॉक मैंने डिफाइन किया, मुझे किस CIDR ब्लॉक पे बनाना है वो मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया var.vpc_CIDR करके। इस तरह से मैं लोकल वेरिएबल या इन्वायरमेंट वेरिएबल को कॉल करवाती हूँ, या मैं किसी इनपुट वेरिएबल को भी इसी तरह कॉल करवाती हूँ। लेकिन इनपुट जब यूज़र दे रहा होता है वो यूज़ होता है इनपुट वेरिएबल में, और जो लोकल होता है वो जो वैल्यू दे होते हैं वो उठाते हैं। इंस्टेंस टेंडेंसी डिफ़ॉल्ट उठाते हैं हम, स्टैंडर्ड नहीं उठाते हैं। उसके अलावा DNS होस्ट नेम, ये आपके पास ऑप्शनल होता है, आप फॉल्स भी कर सकते हैं, ट्रू भी कर सकते हैं। तो आपको DNS होस्ट नेम का आइडिया है क्या होता है? डीएनएस होस्ट नेम, डीएनएस का तो मुझे पता है, और होस्ट नेम मशीन का पर्टिकुलर नेम, और डीएनएस जो कि नेम टू आईपी रेजोल्यूशन देता है। जब आप इस VPC से अपनी कोई इंस्टेंस को बनाएंगे तो हम्म। उसके अंदर DNS नेम भी आएगा। अगर आप इसने इसको इनेबल नहीं किया होगा तो वो पब्लिक DNS नेम शो नहीं कर रहा होगा। इंस्टेंस के ओके। अंदर ये ऑप्शन आता है ना, तो वो इससे आता है। उसके बाद आप टैग दे सकते हैं, टैग में नेम आप नेम देंगे। अगर आप की, नेम नहीं देंगे, नेम की। क्योंकि ऊपर आप डायरेक्टली इसमें नेम नहीं दे सकते, जैसे मैंने आपको कहा कि हर कोड का एक सिंटेक्स होता है, तो उसका सिंटेक्स ये आप डायरेक्टली ऊपर नाम नहीं दे सकते, आपको टैग में देना पड़ेगा। अगर आप टैग में नाम नहीं देंगे तो फिर आपका जो VPC बनेगा वो विदाउट नेम बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो एक और नेक्स्ट चीज़ आती है होती है सबनेट्स। आपके पास ये सबनेट, जैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया AWS VPC रिसोर्स टाइप है, तो AWS सबनेट भी रिसोर्स टाइप है जो प्रोवाइडर हमें दे रहे हैं। हम इसको यूज़ करेंगे तो हमारी बनेगी, लेकिन ये जो हमारे पास है ये रेफरेंस नेम है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये हमारे पास यही होना चाहिए जो हमें प्रोवाइडर ने दिया है। इसके अलावा हम कुछ डालेंगे तो हमारा कोड नहीं चलेगा। अब जो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है VPC ID। अब VPC ID उसने कहाँ से उठाई? VPC ID उसने उठाई है यहाँ से, ये देखिए, ये उसने उठाया AWS VPC.VPC। ये ऑलरेडी जो रिसोर्स बन रही थी, बन चुकी थी, उससे उसने आईडी उठाई और उसने आईडी उठा के यहाँ पे डाल दी। तो आपको जो रिसोर्स इंटरनली, जैसे मैंने आपको कहा इंटरनली तो हम बनाते हैं, हम तो आईडी पास ऑन कर सकते हैं, लेकिन जो हम आउटसाइड टेराफॉर्म बनाते हैं उसको हम पास नहीं कर सकते। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डाटा सोर्स यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा फास्ट से नहीं चल रही मैं? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। अच्छा, CIDR ब्लॉक। अब CIDR ब्लॉक उसका VPC का डिफरेंट है और सबनेट का डिफरेंट है। अब सबनेट का मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ ये रहा। ठीक है। अब ठीक है। आपको सबनेटिंग का तो आइडिया होगा, सबनेटिंग में हम जी डिस्क्राइब जी तो जी। वो उसको तोड़ के हम उसमें लेके जाते हैं डिफरेंट। जैसे ये 16 है और ये 24 है, तो हमने इसको एक और ब्लॉक दे दिया।
यहाँ पे आ गया। उसके बाद अवेलेबिलिटी ज़ोन में आपको किस से कौन से ज़ोन में उसको ले जाके बनाना है अपने सबनेट को। जैसे हमारे पास मैनुअली ऑप्शन आता है, वैसे ही हमारे पास कोड में ऑप्शन आता है। तो कोड अब मैनुअली पूछता है तो हमसे पूछता है कि यूएस ईस्ट 1 के कौन से ज़ोन में आपको बनाना है, तो उसमें आप हम यहाँ पर भी देते हैं। उसके अलावा क्योंकि ये पब्लिक आईपी है, तो पब्लिक आईपी में जो मैं पब्लिक आईपी और लॉन्च को ट्रू करना पड़ता है। अगर ये प्राइवेट होगी तो हम उसको फॉल्स रखेंगे। और उसके बाद टैग्स, जैसे कि वीपीसी के अंदर हम डायरेक्टली नेम नहीं दे सकते, वैसे ही हम सबनेट के अंदर भी डायरेक्टली नेम नहीं दे सकते, हमें टैग देना पड़ेगा। और अगर नहीं देंगे तो विदाउट नेम क्रिएट होगा। उसी तरीके से ये हमारा पब्लिक सबनेट 2 बन रहा है। अब देखें प्राइवेट है, प्राइवेट के अंदर हमें पब्लिक आईपी की नीड नहीं होती है, तो इसको फॉल्स कर दिया हमने। फॉल्स कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमने टैग में नाम दे दिया जो भी नाम हमें देना है। अब आपके पास ये भी ऑप्शन है कि जैसे यहाँ पर मैंने हार्ड कोड नाम दे दिया, अब आप चाहें तो यहाँ पर वेरिएबल में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने वीपीसी में इनपुट लिया, वैसे मैं पब्लिक प्राइवेट सबनेट या पब्लिक सबनेट में भी इनपुट ले सकती हूँ कि उसको किस नेम से बनाना है। तो ये आपके पास ऑप्शन होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद सबनेट के बाद आ गया राउट टेबल। अब राउट टेबल 2 टाइप के होते हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। जो आप बना रहे होते हैं अपने कंसोल के ऊपर, उसमें 3 राउट टेबल बनते हैं एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। एक जो होता है उसका मेन होता है, ठीक है, एक आप बनाते हैं पब्लिक और एक बनाते हैं आप उसका प्राइवेट। तो इसी तरीके से टेराफॉर्म में भी होते हैं। एक आपका जो वीपीसी के साथ बनता है राउट टेबल, वो बाय एक डिफॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट एक बाय मेन बन रहा है जो कि प्राइवेट मेन है, राउटर। हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप टेराफॉर्म से बनाते हैं तो आप एक पब्लिक बनाते हैं और आप एक प्राइवेट बनाते हैं। ठीक है, एक पब्लिक बनाया आपने, पब्लिक के अंदर आपने जैसे पुराने रिसोर्स का रेफरेंस उठा के आपने आईडी दे दी। यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है, आप इसको भी CID ब्लॉक को वेरिएबल में डाल सकते हैं। और इंटरनेट गेटवे का अभी मैं जो आपको पार्ट करवाऊँगी, तो ये उस रेफरेंसेस ने इंटरनेट गेटवे की आईडी उठाई, क्योंकि हमारे पास पब्लिक राउट टेबल के अंदर इंटरनेट गेटवे राउट में अटैच होता है। तो वो ये राउट डिफ़ाइन कर रहा है, CID ब्लॉक डिफ़ाइन किया और इसने गेटवे आईडी डिफ़ाइन की कि उसको अटैच क्या करना है इस राउट टेबल के राउट में जाके। तो उसको इंटरनेट गेटवे अटैच करना था, तो उसने उसकी आईडी उठा के डाल दी, जो कि हमारे पास यहाँ पे क्रिएट होगा। अभी मैं आपको नेक्स्ट फोल्डर में दिखा रही हूँ। और ये टैग्स भी हमने दे दिया। उसके बाद जो हमारे पास पब्लिक सबनेट एसोसिएशन थी, जो नीचे मैंने आपको दिखाई थी कि जो आपने सबनेट बनाया उसको आप अपने राउट टेबल के अंदर अटैच करवा रहे हैं, ऐड करवा रहे हैं। जैसे हम जो है वो मैनुअली करवा रहे होते हैं जब हम विज़र्ड से बनाएं या फिर हम विदाउट विज़र्ड बनाएं। तो आपके पास उसी तरीके से ये भी है कि आपके पास ये सबनेट 1 और ये सबनेट 2 को मैंने पब्लिक सब राउट टेबल से एसोसिएट करवा दिया। अब राउट टेबल प्राइवेट, अब प्राइवेट राउट टेबल के अंदर भी वही चीज़ आ गई, और ये चीज़ जो है ये नेट गेटवे को बनाएगी, ये नेट गेटवे को ऐड करेगी। अब जो मैंने ये चीज़ ऐड करी हुई थी ना, ये मल्टीपल लाइन को कमेंट आउट करने का मेथड था। इस तरीके से अगर मुझे मल्टीपल लाइन को कमेंट आउट करना है, अगर मुझे एक लाइन को कमेंट करना है, कमेंट का मतलब ये है कि वो रन नहीं होगी, है वो मौजूद आपको नज़र आएगी लेकिन वो रन नहीं होगी। तो उससे ये फ़ायदा है, आपको गाइडलाइन मिलेगी कि आपने जो एक काम किया हुआ है, जैसे मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है कि राउट टेबल, ये राउट टेबल को प्राइवेट सबनेट के लिए बन रहा है, जैसे ये जो है हम्म। ये एसोसिएट हो रहा है। ये डिफ़ाइन करने के लिए एक स्टेप, एक स्टेप को डिफ़ाइन करने के लिए आपके पास लिखा हुआ तो आ रहा है लेकिन ये रन नहीं हो रहा है। लेकिन एक लाइन के लिए हम हैश को यूज़ करते हैं, लेकिन अगर मल्टीपल लाइन है तो फॉरवर्ड / स्टैटिक को यूज़ करते हैं, और क्लोज़ करने के लिए स्टैटिक बैकवर्ड स्लैश को यूज़ करते हैं। अब मैं हटा रही हूँ इसको क्योंकि हम अभी नेट गेटवे बनाएंगे। ये हमारे पास राउट में जैसे मैंने ऊपर डिफ़ाइन किया था इंटरनेट गेटवे को, यहाँ पे मैंने नेट गेटवे को डिफ़ाइन किया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने टैग दे दिया और यहाँ पे इन दोनों को एसोसिएट करवा दिया। अब आपके पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है इंटरनेट गेटवे। इसको सेव भी कर दूँ, सेव भी साथ साथ आपको करना पड़ता है। इंटरनेट गेटवे के लिए आपने बेसिकली यहाँ पर अपनी VPC ID दी और नेम दिया। जैसे आप मैनुअली बनाते हैं तो आप मैनुअली में सिर्फ VPC ID दे रहे होते हैं और कुछ नहीं देते, वैसे आपने यहाँ पर भी VPC ID दी, तो ये बन जाएगा हमारा इंटरनेट गेटवे। और ये नेट गेटवे, अब नेट गेटवे जो हमारा बन रहा होता है मैनुअली भी बन रहा होता है, उसमें आपको एक इलास्टिक IP की नीड होती है।
हम्म। इलास्टिक आईपी जो आपकी, तो अब ये इलास्टिक आईपी बनी है आपकी ये। अब इसको देखें, ये AWS EIP, ये रिसोर्स टाइप है। ये नेट EIP, ये रेफरेंस सेम है, इस नेम से हमारा ये रिसोर्स चल रही है। अब जो यहाँ पे मैंने इलास्टिक आईपी बनाई, उसको डिपेंड करवा दिया इंटरनेट गेटवे पर। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि कर तो ये नेट गेटवे पर काम रहा है, तो ये डिपेंड क्यों इंटरनेट गेटवे पर कर रहे हैं। तो इलास्टिक आईपी हमेशा पब्लिक पे बनती है, प्राइवेट पे नहीं बनती। इलास्टिक आईपी पब्लिक पे बनी, लेकिन वो यूज़ कहाँ पे होगी, वो नेट गेटवे के अंदर हो रही होगी। ठीक है। और अब मैंने यहाँ पे नेट गेटवे बनाया। नेट गेटवे के अंदर मैंने एलोकेशन आईडी, मतलब मुझे इलास्टिक आईपी क्या देनी है, तो मैंने वो दे दिया। और किस सबनेट के ऊपर मुझे नेट गेटवे बनाना है, मैंने वो दे दिया। ठीक है। लेकिन मैंने प्राइवेट सबनेट। इंटरनेट हम्म। गेटवे पे डिफाइन नहीं किया था, पब्लिक सबनेट पे बनाया। नेट गेटवे पब्लिक पे बनता है, नेट यूज़ गेटवे प्राइवेट पे बनता बनता है। पब्लिक पे है, लेकिन यूज़ प्राइवेट के लिए होता है। बनता हाँ पब्लिक पे बिल्कुल है, ऐसा। तो ये पब्लिक पे बन रहा है, लेकिन यूज़ प्राइवेट के लिए होगा। और ये एसोसिएट भी जाके प्राइवेट पे ही होगा। ठीक है। और एक और कोड है मेरे पास, वो है VPC एंड पॉइंट का कोड। अब आपके पास, आपको जो, जब आपने काम किया तो आपको आइडिया तो होगा कि एंड पॉइंट किस लिए यूज़ करते हैं। जब हमें अपने डाटा को इंटरनेट पे नहीं लेके जाना है, हमारा सिक्योर डाटा है, तो हम VPC एंड पॉइंट बनाते हैं और VPC एंड पॉइंट से कनेक्ट करते हैं। तो VPC एंड पॉइंट बनाने के लिए पहले हम, VPC एंड पॉइंट का डिफरेंट फॉर्मेट होता है, एक होता है गेटवे और एक होता है इंटरनेट गेटवे। तो ये मेरे पास गेटवे का फॉर्मेट बना हुआ है। गेटवे में क्या होता है कि आपके पास अगर किसी बैकएंड पे आईपी मौजूद नहीं है, तो वो एंड पॉइंट गेटवे टाइप बनेगा, उसको कोई इंटरफेस नहीं मिल रहा है। अगर उसके पास बैकएंड पे जिस सर्विस से आप कनेक्ट करवा रहे हैं उसके पास आईपी एड्रेस या फिर कोई ऐसा इंटरफेस मौजूद है जिससे कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो इंटरफेस टाइप का VPC एंड पॉइंट बनाता है। ठीक है। अब इसके अंदर कनेक्ट करवाने के लिए ये VPC ID हो गई, ये सर्विस नेम हो गया। सर्विस नेम अब यहाँ पर S3 है। अगर आपको S3 के अलावा किसी और सर्विस पे बनाना है एंड पॉइंट, तो फिर आप कोई और सर्विस का लिंक देंगे, यहाँ पे सर्विस का नेम देंगे। और आपके जैसे पास, EFX है, और EFX पे हो सकता है ना? जी जी बिल्कुल हो सकता है, डायनामो DB पे हो सकता है। डिफरेंट सर्विसेज पे एंड पॉइंट लगते हैं, हमारे सारी सर्विसेज पे लगते हैं। तो वो आप यहाँ पर भी वही कॉल करवाएंगे और यहाँ पर भी वही कॉल करवाएंगे। ठीक है। और जब हम एंड पॉइंट बनाते हैं, तो वो उसका एक राउट ऐड होता है हमारे प्राइवेट राउट टेबल के अंदर। तो वो प्राइवेट राउट टेबल के अंदर ये राउट ऐड होगा, जहाँ पे हमारा नेट गेटवे ऐड हो रहा होता है, वहीं पर हमारा एंड पॉइंट का राउट ऐड हो रहा होता है। ठीक है। ये आपके पास सारा कोड हो गया। अब इसको मैं नेक्स्ट वाले कमांड पे चल रही हूँ। आपकी नेक्स्ट कमांड है टेराफॉर्म, मैं और ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको नजर आए। टेराफॉर्म अप्लाई। अब टेराफॉर्म अप्लाई में आपके पास एक तो ऑप्शन ये है, आपने टेराफॉर्म अप्लाई करा तो पूरा जितने आपकी रिसोर्स बनी हुई थी सब अप्लाई हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक रिसोर्स को रन करना है, किसी स्पेसिफिक मॉड्यूल को रन करना है, अच्छा मैंने आपको मॉड्यूल नहीं दिखाया, एक मिनट। ये आपके पास ये मॉड्यूल है VPC का। मैंने आपको कहा था कि बिल्ट इन कोड होता है जो बैकएंड पे चल रहा होता है, ये मॉड्यूल है, ये VPC का मॉड्यूल है। इस VPC में मैंने सोर्स दे दी कि जिसने बना के मुझे दिया है उसकी ये सोर्स है, मैंने नाम दे दिया, मैंने CIDR ब्लॉक दे दिया, अवेलेबिलिटी जोन्स दे दिए, प्राइवेट सबनेट दे दिए और पब्लिक सबनेट दे दिया। फिर मैंने बताया कि मुझे नेट गेटवे चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो मैं ट्रू कर दूंगी, अगर नहीं चाहिए तो फॉल्स कर दूंगी। उसके अलावा जैसे आप विज़ार्ड में बना रहे होते हैं कि आपको सिंगल चाहिए या फिर आपको एक परेजी जो है वो चाहिए, तो वो आप उसमें भी आपके पास ये मॉड्यूल में ऑप्शन होता है। और DNS होस्ट नेम का जैसे मैंने वहाँ पे बताया आपको, उसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन होता है और टैग होता है। इस तरीके से मॉड्यूल हमारा काम कर रहा होता है। ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे बिल्कुल सिर्फ ठीक। जब आप टेराफॉर्म अप्लाई के ऊपर आ गए, अब आप टेराफॉर्म अप्लाई करेंगे, अभी मैं अप्लाई करूँगी तो मेरे पास 12 की 12 ऐड हो जाएंगी। पूरी जितनी 12 रिसोर्सेज ऊपर मुझे बता रहे प्लान में वो सब ऐड हो जाएंगी, लेकिन मुझे पूरी ऐड नहीं करनी। तो मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी कि मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर रिसोर्स बनानी है। पर्टिकुलर रिसोर्स कैसे बनेगी, मैंने किया टारगेट, और मैंने टारगेट करके मुझे फॉर एग्जांपल बनाना है सिर्फ एक VPC। तो मैं कॉपी करके यहाँ पे
इस तरीके से मैं डायरेक्टली कॉल करवा सकती हूँ एक रिसोर्स को। अब अगर मैं इंटर करूँगी ना, तो जस्ट मुझे वो एक वीपीसी बना के देगा, उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। तो मैं अपना एक कंसोल पहले कर लूँ लॉगिन, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि वो चीज़ बन के मेरे पास आ रही होगी। रीजन रीजन और जोन्स वगैरह का तो आपको आइडिया होगा ना, ये जी आपको। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अब मैंने ये वीपीसी, मेरे पास ऑलरेडी वीपीसीज बने हुए हैं। ठीक है, अब इन सब वीपीसीज के अंदर, अब मैं जब इसको यहाँ पे अप्लाई करूँगी ना, इसको मैं इंटर करूँगी, तो ये मुझसे नाम पूछे। मैंने कहा मुझे अपना वीपीसी चाहिए अपने नाम से। तो इसने क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब नहीं नहीं सॉरी, इसने आपको वैल्यू मांग रहा है। इसने आपको शो कर दिया कि इसको करना है। तो अब आपसे ये पूछ रहा है या आपसे अप्रूवल दे रहा है कि आपको करना है, तो यस करेंगे। अगर आपको नहीं करना, आपने गलती से टेराफॉर्म प्लान की जगह टेराफॉर्म अप्लाई कर दिया। टेराफॉर्म प्लान में भी आपके पास ही टारगेट का ऑप्शन होता है। तो आपने अगर टेराफॉर्म प्लान की जगह टेराफॉर्म अप्लाई कर दिया है, आपको रियलाइज़ हो कि नहीं आपको नहीं करना, तो आप यहाँ पे नो कर देंगे, तो ये ख़त्म कर देगा, नहीं बनाएगा। मैंने यस किया है, जब मैंने यस किया है तो अब ये इसको क्रिएट करें। देखिए जैसे आपको नज़र आएगा कि मैं इसी पर एजोर में भी काम कर रही थी। ये मेरी एजोर का क्लाउड कनेक्टेड हुआ है। तो आप भूल से मल्टी क्लाउड पे काम कर रहा होता है, मेरा डिफरेंट फोल्डर है और एजोर पे काम हुआ है मेरा। तो ये भी आपके पास होता है। अब जैसे मैं यहाँ पर आके इसको रिफ़्रेश करूँगी, तो इससे मुझे मेरा वीपीसी दिखा देगा। ये रहा मेरा वो आ वीपीसी, गया ऊपर। ये रहा। महानूर भी। ठीक है, इसने क्या क्या बनाया, इसने आईडी दे दी, इसने डिफ़ॉल्ट मैंने दिया था। ठीक है, और ये इसने जो डिफ़ॉल्ट राउट टेबल होता है ये भी दे दिया, और जो डीएनएस से मैंने इनेबल किया था वो दे रहा है। अब डीएनएस होस्ट नेम आप इनेबल कर देना, जो डीएनएस रेजोल्यूशन खुद ब खुद इनेबल्ड हो जाता है। ठीक है, अच्छा। अब बिल्कुल ठीक। अब मैं दोबारा से सोर्स कोड पे आ रही हूँ और मैं पूरा होल अप्लाई करूँगी। अब टेराफॉर्म अप्लाई पूरा होल करूँगी, तो उससे क्या होगा कि मेरे जितना सोर्स कोड है, जितने सारे चीज़ें बनी हुई हैं इस फोल्डर के अंदर, वो सब क्रिएट हो जाएंगी। मैंने नाम पूछा, हालांकि मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन इसको उसी को उठा लेगा, ये नए को नहीं बनाएगा। ये देखिए ऐसे रिफ़्रेश करके दिखाया मुझे कि ये आईडी मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है, ये बनी हुई थी। अब इसने 13 करा, उससे पहले क्या आया था, 12 आया था। अब इसने मुझे 13 दिखाया, सॉरी इससे पहले ऊपर आया था 14, अब इससे मुझे 13 14 है दिखाया। था। हाँ, अब मुझे 13 दिखाया, क्यों? क्योंकि एक वीपीसी ऑलरेडी बना हुआ है। अब मैंने ऑलरेडी पहले से बना लिया, तो इसने उठा लिया, क्योंकि ऑलरेडी टेराफॉर्म के अंदर था। ठीक है, अब ये हर चीज़ बना रहे। अब मैं इसको यस करूँगी, तो ये हर चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं, और आपको दिखाएगा कि जब वो क्रिएट हो जाएगी, जैसे आईडी क्रिएट हो गई है, तो इसने यहाँ पर लिखा है इंटरनेट गेटवे क्रिएट हो गया, तो उसने लिखा है, और अभी ये बाकी चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं। और ये जो आपका मैनुअली चीज़ें बनाते हैं ना, उससे ज़्यादा फास्ट आपका टेराफॉर्म काम कर रहा होता है। ज़्यादा जल्दी जल्दी आपकी रिसोर्सेज बनती भी हैं और डिलीट भी होती हैं। क्लाउड फॉर्मेशन और टेराफॉर्म का यही बेनिफिट होता है। टेराफॉर्म की वैसे मार्केट में डिमांड किसके साथ है? एडब्ल्यूएस के साथ है, एज्योर के साथ है, जी, या इटसेल्फ टेराफॉर्म के क्लाउड के साथ ज़्यादा है? टेराफॉर्म क्लाउड के साथ इसकी रिक्वायरमेंट है, और वो हर क्लाउड के साथ है।
वो एजोर AWS के साथ भी रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है, एजोर के साथ भी है, क्योंकि दोनों के साथ अब जो एडवांस हमारी जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उसमें हम ज़्यादातर जो है वो ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं। अब टेराफॉर्म जो एक ऑटोमेशन टूल है, तो वो ऑटोमेशन की साइड पे हर चीज़ मूव ऑन कर रही है, तो ये भी ऑटोमेशन की साइड पे जा रहा है और हम टेराफॉर्म की साइड पे मूव कर रहे हैं। ये अब हर चीज़ बन गई है, सिर्फ एक नेट गेटवे रह गया, वो भी क्रिएशन में है, तो देखते हैं। सब नेट है, ये मेरे पास बन के आ गया। अब मेरे पास मानूर के नाम से क्यों नहीं बन के आया, माई क्यों बन कर आया, क्योंकि मैंने वेरिएबल डिफाइन किया हुआ था यहाँ पर हम्म। सबनेट के अंदर, तो वो माई के नाम से बन कर आया। ठीक है, और राउट टेबल भी बन के आएगा, वो माई के नाम से बन के आएगा क्योंकि वो कोड डिफाइन हुआ है। ये रहा मेरा राउट टेबल एक, राउट टेबल मेरा दूसरा प्राइवेट, और ये डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, इंटरनेट गेटवे, ये रहा मेरा इंटरनेट गेटवे बन गया, और ये नेट गेटवे, ये नेट गेटवे भी क्रिएट हो गया। और ये लेस टाइम में क्रिएट हुआ जितना हम मैनुअली बनाते हैं। और यहाँ पर इसने बनाने के बाद मुझे VPC की आईडी भी बता दी क्या है, क्या इन केस मुझे यूज़ करना हो तो। ठीक है, ये आपके ये पास। आपने इस आईडी पे क्या क्या काम किया? जी, ये वीपीसी आईडीज ने दिखा दी है कि आपने इस वीपीसी आईडी के अंदर 13 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके ऐड हुए हैं, ऐसे ही है? हाँ, मैं ये आपने इस तरह से समझे कि आपको कोई, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपने एक इंस्टेंस बनाया और उसके बाद आपको उसकी आईपी चाहिए कनेक्ट करवाने के लिए, तो आप अगर आप उसको आउटपुट में सही। कर लेंगे तो वो दे देगा और आप आगे उसको कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वैसे VPC भी यूज़ हो यहाँ पर इसने दे दिया। अब इस VPC के अंदर आपका कोई क्वेश्चन है? वीपीसी बस अब ये है कि मुझे इसको फर्दर हैंड्स ऑन करके देखूंगा कि इसको कैसे जो है वो। अब आप एक पेज के ऊपर ये कर सकते हैं सारा कुछ, मतलब एक ही फाइल के अंदर टेराफॉर्म की एक फाइल बनाई और उसमें जो है ये सारा कुछ कॉल कर सकते हैं कि वो फिर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है? नहीं, मैं आपकी बात नहीं समझी। जैसे लेट सपोज मैंने एक स्क्रैच एक डिप्लॉयमेंट करनी है, तो जिस तरह आपने एक वेरिएबल डॉट टीएफ की फाइल बनाई हुई है या वीपीसी डॉट टीएफ की फाइल बनाई हुई है, तो ये मैं एक ही फाइल के अंदर कंप्लीट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके से फिर वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वो होगा। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता। अभी आपके पास, आपको पता है कि इस फोल्डर के अंदर जितने वेरिएबल्स डिफाइन हुए हैं वो इस वेरिएबल डॉट TF की फाइल के अंदर है। यानी सर, वीपीसी के अंदर जो जो ऑब्जेक्ट्स आप बना सकते हाँ, हैं उसकी हर एक की अलग अलग फाइल बनाए। अलग अलग एक फ़ाइल बनी हुई है और वो एक डिफरेंट फोल्डर के अंदर है। ये मेरे पास अलग से भी बनी हुई है, लाइक मैं अगर आपको दिखाऊं तो मेरे पास ये एक साथ भी बना हुआ है। ये पूरा एक ही, मैं जब इस फाइल को रन करूँगी ना, तो इस हम्म। फाइल से मेरे पास ये पूरा एक साथ बन के आ जाएगा। लेकिन वो फोल्डर वाला जो एक अलग से आप मॉड्यूल में काम करते हैं ना, वो ज़्यादा सुटेबल होता है, क्योंकि अब इसके अंदर मेरे पास हर चीज़ बनी है। मेरे पास EC2 भी बना हुआ है, ECAS भी बना हुआ है, लोड बैलेंसर भी बना हुआ है, सब बना हुआ है। तो इससे, यानी यू मीन टू से कि मुझे अगर एक वीपीसी बनाना है हाँ, और उसमें सबसे पहले वीपीसी नेम है और साइडर है, वो मैं बना लूँ, फिर एक फाइल में बना लूँ पब्लिक और प्राइवेट उसकी राउट टेबल की, सॉरी सबनेट की। हम्म, फिर उसके बाद मैं एक फाइल बना लूँ या उसके नीचे ही कॉल करवा लूँ अपने जो क्या कहते हैं सबनेट के बाद राउट टेबल, और उसके बाद जो है फिर मैं इंटरनेट गेटवे की अलग फाइल बना लूँ और उसी के अंदर नेट गेटवे, आप ऐसे कह रही हैं कि डिफरेंट मॉड्यूल वाइज जो है मैं इसको हाँ, बनाता एक जाऊँ? आप क्लासीफाई करके उसको एक जगह पे रख लें ताकि आपको नीड हो तो फिर आपको ढूंढना ना पड़े। और एक फोल्डर के अंदर या एक फाइल के अंदर आप वेरिएबल भी डिफाइन करेंगे, आप प्रोवाइडर भी डालेंगे, आप रिसोर्सेज भी बना रहे होंगे, तो वो एक पूरा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर आपको चीज़ें ढूंढने में मुश्किल होगी। लेकिन अगर आप पास एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर हर चीज़ इंडिविजुअली अलग अलग डिफाइन हुई है ना, तो फिर आप ये ढूंढना भी आसान है और समझना भी आसान है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अच्छा। अब जो आपके पास नेक्स्ट है, अच्छा, अब आपको इस VPC के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं है, समझ में आ गया? वीपीसी के अंदर क्वेश्चन नहीं है। ठीक है,
और अब EC2 की तरफ आते हैं। अब जो तरीका होता है ना, जैसे मैं इस वक्त किस में खड़ी हूँ, VPC के अंदर खड़ी हूँ, तो VPC से मुझे बाहर आना है, तो मैं सीधी डबल डॉट करूँगी तो मैं VPC से बाहर आ जाऊँगी। अब मुझे किस में जाना है, मुझे जाना है EC2 में। तो अब मैं किस में आ गई, EC2 में आ गई। ठीक है, अब जो है वो ये करते हैं कि पहले इसको टेराफॉर्म इनिट करते हैं। टेराफॉर्म इनिट करके चेक करते हैं। इनिशियलाइज। इनिशियलाइज में मेरे पास ऑलरेडी टेराफॉर्म हुआ हुआ है। अगर मैं इसको हटा के आपको दिखाऊंगी तो फिर ये क्या करेगा, इसको दोबारा से इंस्टॉल करेगा। अगर मैं इस टेराफॉर्म को हटा दूँ लाइक, ठीक है, टेराफॉर्म हट गया मेरा। अब अगर मैं टेराफॉर्म इनिट करूँगी ना, ये अभी इंस्टॉल कर रहे हैं। ये मेरा प्रोवाइडर मेरा टेराफॉर्म इंस्टॉल करके मुझे ला के देगा। अब जब ये इंस्टॉल करेगा इसको थोड़ी देर लगेगी। जब ऑलरेडी मेरे पास एग्जिस्टिंग था तो वो ज़्यादा जल्दी उठा के लाया था, लेकिन अब मैंने जब टेराफॉर्म अपना डिलीट कर दिया तो इसने इसको डाउनलोड करना है या इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया। डाउनलोड हुआ है ऑलरेडी मेरा प्रोवाइडर ऊपर, लेकिन ये इसको इंस्टॉल कर रहा है मेरे इस फोल्डर के अंदर। अच्छा, प्रोवाइडर्स कैसे सेट करते हैं? उसके लिए भी आपको अलग से सेगमेंट, जिस तरह उसमें आईएएम की सीक्रेट की बनती है ना, प्रोवाइडर एडब्ल्यूएस के अंदर, मैंने सीक्रेट आपको की और दिखाया प्राइवेट था। की। जैसे ये है प्रोवाइडर मेरा, ये AWS का प्रोवाइडर है। ठीक है, अब जब आप प्रोवाइडर AWS करेंगे ना तो खुद ब खुद उठा लेगा हैशीकॉर्प को। ठीक है, क्योंकि AWS का और कोई प्रोवाइडर नहीं है हैशीकॉर्प के ठीक अलावा। है। ये देखें, इसने इंस्टॉल करा है, इसको इंस्टॉल करके उसके बाद फिर अब ये यूज़ करेगा इसको। अब इसके अंदर मैं अगर टेराफॉर्म इनिट करूँगी, सॉरी टेराफॉर्म प्लान करना था, मैंने इनिट कर दिया ऑलरेडी, टेराफॉर्म इनिट कर दिया था। टेराफॉर्म प्लान करूँगी, मुझे बताएगा कि इस रिसोर्स से क्या क्या बना के लेगा। अब मुझसे मांग रहा है ये इनपुट। ये जो मेरा EC2 का फोल्डर है ना, कस्टमाइज है। पहले इसको मैं आपको समझाती हूँ, उसके बाद फिर मैं ये इसके ऊपर आती हूँ। इसमें ये पूरा जो मैंने बनाया है ना, ये इनपुट के ऊपर बनाया है। ठीक है, अब EC2 है मेरा, जैसे एक तरीका ये भी होता है इसमें काम करने का कि आपने जो मॉड्यूल बनाया वो आपने कॉल करा दिया। जैसे मैंने डिफरेंट पैटर्न से काम करते हैं, एक पैटर्न ये भी काम करने का, मैंने मॉड्यूल VPC का बनाया हुआ था। कौन सा वाला मॉड्यूल, ये वाला मॉड्यूल, ये वाला फोल्डर, मैंने इसको यहाँ पे कॉल कर दिया। तो अब इसको ये एज अ मॉड्यूल कंसिडर करके यहाँ पे कॉल कराएगा। जैसे डिफरेंट प्रोवाइडर्स मॉड्यूल दे रहे होते हैं, वैसे ही यहाँ पर VPC का मॉड्यूल मैंने अपना खुद का बनाया हुआ कॉल करवा लिया। तो अब इस VPC के मॉड्यूल को यूज़ करके वो VPC को बनाएगा और उसके बाद इसी VPC को यूज़ करेगा। जैसे ये मेरे पास ये पूरा आपके पास डाटा में उठा के ला के दे रहा है कि आपके पास इसके अंदर जो है ना वो डाटा सोर्स यूज़ हो रहा है। तो अभी ये आपको जब मैं दिखाऊंगी ना तो इसके अंदर ये सब चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अभी मैंने मॉड्यूल बंद किया हुआ है क्योंकि ये इनपुट है। मॉड्यूल में फिर आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया कि मॉड्यूल पूरा डाउनलोड होगा और डाउनलोड हो गया आपके पास आ जाएगा और फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वेरिएबल डिफ़ाइन किया है मैंने, रीजन है, VPC ID है, सबनेट ID है। अब मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट की वैल्यू नहीं दी है तो मुझसे ये मांगेगा इनपुट, ये इनपुट मांगेगा। इसमें की पेयर डिफ़ाइन किया हुआ है मैंने अपना, प्राइवेट की पेयर डिफ़ाइन किया हुआ है, यूज़र का नाम डिफ़ाइन किया हुआ है, इंस्टेंस टाइप डिफ़ाइन की हुई है और सबनेट डिफ़ाइन किया है। सबनेट का CIDR ब्लॉक डिफ़ाइन किया हुआ है जिस पर मुझे अपना इंस्टेंस बनाना है। अब जब आप EC2 बनाते हैं या इंस्टेंस बनाते हैं तो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सिक्योरिटी ग्रुप। अब ये सिक्योरिटी ग्रुप है आपके पास, ये सिक्योरिटी, अब जो मैंने कहा था आपको पहले ही बताया था रिसोर्स टाइप होती है, तो रिसोर्स टाइप ये है यहाँ पर AWS सिक्योरिटी ग्रुप। और मैं यहाँ पर नाम चेंज कर सकती हूँ। अब इसके अंदर फॉर्मेट चेंज है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली नाम दे रही हूँ। अब अगर मैं टैग में नाम नहीं भी दूँगी ना तो मैंने यहाँ पे ऊपर नाम दे दिया है तो वो नाम को उठा लेगा।
लेकिन अगर वीपीसी के अंदर जब हम देख रहे थे तो हम टैग में नहीं देते, तो वो विदाउट नेम क्रिएट होता है, क्योंकि हमारे सिंटैक्स में ऊपर नेम डिफाइन नहीं हो रहा था। तो हर कोड का सिंटैक्स डिफरेंट होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आ गई डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में हम ये बता रहे हैं कि वो किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। फिर वीपीसी आईडी आ गई। उसके बाद मैंने इनकेस में रूल डिफ़ाइन किया जो मुझे इन बाउंड के लिए चाहिए। इन बाउंड के लिए मुझे कौन कौन सा पोर्ट चाहिए, 80 चाहिए, 22 चाहिए। अगर मुझे इसके अलावा कोई और सी पोर्ट चाहिए तो मैं इसी तरह इन पेज का एक और इसको कॉपी करके पेस्ट करूँगी और उसके अंदर अपना पोर्ट चेंज कर दूँगी। आउट बाउंड के लिए मैंने ऑल ट्रैफिक अलाउ कर दी। अब ऑल ट्रैफिक का प्रोटोकॉल क्या होता है, -1, और CIDR ब्लॉक होता है 0.0.0.0/0। ये ब्लॉक होता है और ये यहाँ पर टैग टैग आपके पास ऑप्शनल है, आप चाहे तो टैग दें या ना दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नाम आपके सिक्योरिटी ग्रुप पे आ जाएगा। इसके अलावा आप अच्छा, ये सारा कुछ मैं इतना लिखूंगा कैसे? ये आप लिखेंगे ये कैसे? कहीं से मुझे उठा मतलब ये मुझे कहीं से एज ए मुझे फाइल मिलेगी, या मुझे ये खुद ही बनानी पड़ती है, खुद ही बनानी पड़ेगी? अच्छा, आपको अगर फ़ाइल चाहिए तो मैं फिर बात करूँगी, फिर देखूँगी अगर मैं फ़ाइल आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ तो मैं कर दूँगी। मुझे फ़ाइल प्रोवाइड करने में कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं आपको नहीं नहीं, सजेस्ट मतलब करूँगी। ऑनलाइन कहीं से मिलती? ऑनलाइन भी हम्म। मिलती है, ऑनलाइन भी मिलेगी आपको, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी आप सिर्फ जो है वो टेम्पलेट उठाएं और काम खुद करें, क्योंकि बना बनाया उठाएंगे तो फिर आपकी समझ में नहीं आएगा काम क्या हो रहा है, और करना भी नहीं आएगा आपको। टेराफॉर्म में आपको अच्छा, तो एटलीस्ट एक टेम्पलेट्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? टेम्पलेट्स आप टेम्पलेट्स इसकी कहाँ टेम्पलेट्स कहाँ आप से सर्च मिलती हैं? करेंगे ना, जैसे लाइक आप इसको सर्च करेंगे। ये देखिए आपका डिफरेंट आ गया। अब इसमें आपको जो चूज़ करना है वो चूज़ करें। इसमें आपको टेम्पलेट भी मिलेगा, पूरा कोड भी मिलेगा। तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप टेम्पलेट उठाएं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप पहले जाकर एक कोड को देखें, उसके बाद उस कोड को समझ के खुद से बनाएं। पहले ये नहीं, पहले टेम्पलेट्स की तरफ ना जाऊँ? हाँ, पहले टेम्पलेट की तरफ जाना है तो आप टेम्पलेट की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको मैं आपको मल्टीपल ऑप्शन दे रही हूँ, आप टेम्पलेट की तरफ भी जाके काम कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि आपने एक कोड बना बनाया उठाया, उसको समझा, उसके बाद फिर आपने काम किया, क्योंकि हर एक का काम करने का स्टाइल डिफरेंट होता है, हर किसी के कोड का स्टाइल डिफरेंट होता है। आप अगर मेरा कोड देखकर भी काम करेंगे ना तो आपका कोड करने का स्टाइल डिफरेंट होगा, आप डिफरेंट तरीके से अपने एट्रीब्यूट्स को डिस्क्राइब कर रहे होंगे, या फिर आपका सीक्वेंस डिफरेंट होगा। तो हर कोई डिफरेंट वे में काम करता है, तो फिर आप जो है वो किसी का भी कोड देखें और फिर आप अपना कोड बना लें उसको समझ के, क्योंकि फिर आपको समझना पड़ेगा पहले इसको कि एक काम किस तरीके से करें। जब को आपको सारे ऑप्शन क्लियर होंगे ना तो फिर आप खुद से भी कोड बना सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन एज एन हम्म। एग्जाम्पल किसी का कोड सामने रखें और फिर काम करें, ठीक है। अच्छा, अब ये आ गया आपके पास रिसोर्स में AWS इंस्टेंस आ गया। अब AMI ID आप यहाँ पर भी दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डिफरेंट दी हुई है, लेकिन मैंने वेरिएबल में भी डिफ़ाइन की हुई है। तो ये आपके पास AMI ID आपको जो है वो निकालनी पड़ेगी जाके कंसोल से, और फिर आप यहाँ पे AMI ID इसको देंगे। उसके बाद आप कीपेड का नाम देंगे, आपको कितना बनाना है आप वो देंगे, काउंट आप जितना बनाने के लिए कहेंगे वो उतना बना देगा। इंस्टेंस टाइप देंगे। सिक्योरिटी ग्रुप में आपने जो सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है इसके अंदर आप उसी को कॉल करवा रहे हैं, तो रिसोर्स को कॉल करवाने का तरीका ये होता है जो उसी के अंदर बन रहा होता है। अगर आपको हार्ड कोड करना है तो आप हार्ड कोड करके इस तरीके से दे सकते हैं, मतलब आपको एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी ग्रुप पे जाना है तो। सबनेट में ये आपके पास आ गई सबनेट की आईडी जो आप इनपुट दे रहे हैं। उसके अलावा आप मॉड्यूल से भी कॉल करवा सकते हैं और आप सबनेट को हार्ड कोड भी करवा सकते हैं। तो आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शन है, मैंने इसीलिए सबको कमेंट आउट करके लिख दिया था। और आप वही वाली बात के जैसे वीपीसी के अंदर आपका नेम नहीं आता जब तक आप टैग नहीं देते, वैसी इंस्टेंस के अंदर भी आप टैग नहीं देंगे तो आपका नेम नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो हमें कंसोल पे चलना पड़ेगा सबसे पहले।
अच्छा मिस मानूर, मुझे ये बताइएगा कि ज़्यादा किस प्रोवाइडर का काम मिलता है, एडब्ल्यूएस का या एज्योर का? मतलब मार्केट में ज़्यादा डिमांड टेराफॉर्म एज्योर की है या टेराफॉर्म एडब्ल्यूएस की है? इक्वल मार्केट है। इक्वल मार्केट है। इक्वल मार्केट है। आप जिस भी चीज़ में चले जाएंगे ना, मैं जैसे मैंने आपको कहा ऑटोमेशन का टाइम आ रहा है ना, अब तो लोग इस साइड पे ज़्यादा मूव ऑन कर रहे हैं। तो टेराफॉर्म में और एजोर में इक्वल मार्केट है, लेकिन अभी एजोर का ये है कि एजोर का टेराफॉर्म थोड़ा ये कह लें कि मुश्किल है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, उसके पैटर्न डिफरेंट हैं, उसकी एग्जांपल्स कम है, उसकी वीडियोस कम है, आपको उसकी एग्जांपल कम मिलती है, तो उस साइड पे लोग कम जाते हैं। AWS की साइड पे आपको ज़्यादा अच्छी गाइडलाइन मिलेगी, हम्म। इसीलिए इस साइड पे लोग ज़्यादा आते हैं। अच्छा, उसका जो वो है सिंटैक्स है वो डिफरेंस होगा, ये हाँ बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसे ही है? नहीं नहीं, सिंटैक्स डिफरेंट है। सिंटैक्स डिफरेंट होगा उसका, और उसको यूज़ करने का मेथड भी डिफरेंट होगा। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने लिस्ट करवाया था। ये मेरे पास आ गया, ये VPC आया मेरे पास। अब कितने VPCs बने हुए हैं ये देखें। ये पूरा मल्टीपल इसने वीपी। लिस्ट करके किससे दिया, डाटा सोर्स के थ्रू दिया। ठीक है। उसके बाद सबनेट कितने बने हुए हैं, उससे मुझे सारे सबनेट उठा के लेकर आ गया। सही है। अब इस सबनेट उसे किसने उठाए, किसके उठाए हैं, जो मैंने VPC आईडी दी थी उसको, उस VPC आईडी के सबनेट, क्योंकि सबनेट जो है वो एक VPC का होता है ना, तो उस VPC का उठा के लेकर आया। और उसके टैग उठा के लाया कि ये सारे सबनेट हैं जो मेरे नाम से बने हुए हैं। उसके बाद फिर ये टैग्स है, टैग्स के अंदर आपके पास ये किसका टैग आ रहा है, ये VPC का टैग आ रहा है, ये रहा। अब ये थोड़ा सा आगे पीछे इसलिए हुआ क्योंकि जो टेराफॉर्म में काम होता है ना, वो होता है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अब मैंने वेरिएबल बनाते वक्त ये चीज़ नहीं नोट की, तो ABCD के रेफरेंस से मुझे आउटपुट प्रिंट करके दे रहा है। अब अगर मैं इसके आउटपुट में ऐसे अल्फ़ाबेटिक चेंज कर दूँगी ना, तो ये उसी सीक्वेंस में मुझे प्रिंट करके देगा। ठीक है, ये मेरे पास डाटा है जो इससे मैंने इस सब को प्रिंट करवाया। ये देखें, ये मैंने VPCs दिए। अब डाटा में भी आपके पास डिफरेंट रिसोर्स टाइप होती हैं। अब ये रिसोर्स टाइप है, इस रिसोर्स टाइप पे सारे VPC मेरे पास लिस्ट होके आ जाएंगे। इससे मैं क्या करूँगी, इससे इसने अपने पास स्टोर कर लिए इसको पूरा एक ब्लॉक ऑफ कोड की फॉर्मेट में। उसके बाद मैं इसके ऊपर लेकर आई डाटा AWS VPC 4 में, और इसके ऊपर लाके मैंने क्या किया, उसको लिस्ट की फॉर्मेट में करवा दिया, और लिस्ट की फॉर्मेट में करवा के इस नाम से इसको कॉल करवा दिया। तो उसने मुझे किस तरीके से लिस्ट करा, इस तरीके से लिस्ट कर दिया, पूरा एक अलग अलग मुझे एक पूरी लिस्ट बना के दे दी। अगर मैं डायरेक्टली इससे करवाती ना, तो फिर क्या होता कि वो लिस्ट की फॉर्मेट ही नहीं, एक लाइन, एक पूरी एक कोड की फॉर्मेट में दे देता, वो कंबाइंड कोड होता। उसके बाद मैंने टैग, मुझे टैग चाहिए, तो मैंने इसी से टैग कॉल करवा दिया जिससे मैं आईडी लेकर आई थी। इसी मेथड से मैं आईडी लेके आई थी, इसी मेथड से मैं टैग लेकर आई हूँ। उसके बाद सबनेट की आईडी, सबनेट की आईडी के लिए मैंने यहाँ पे VPC आईडी को यूज़ किया। जैसे मैं अगर इंस्टेंस को लिस्ट करवाना है तो भी मैं VPC आईडी को यूज़ करूँगी, वो एक साथ सारे इंस्टेंस को लिस्ट नहीं करते। उसके बाद फिर ये सबनेट को भी मैंने लिस्ट करवाया इस मेथड से, और फिर यहाँ पे मैंने CIDR ब्लॉक भी आईडी प्रिंट करवाई और टैग प्रिंट करवाया सबनेट को। सॉरी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर लिस्ट हो गए, मेरे पास आ गई हैं। ठीक है। अब इसको जब मैं अप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या क्या चेंज होकर रहेगा, ये देखते हैं। ये मेरे पास बनाएगा इंस्टेंस। ये इसने एक इंस्टेंस क्यों बनाया है, ज़ीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने एक दिया था। अब अगर मैं दो दे दूँगी ना, ये दो बनाएगा। अभी मैं आपको दो देकर दिखाती हूँ। ये AMI आईडी है जो मैंने दी थी इसको, ये सब बाद में पता चलेगा, तो इसलिए नोन आफ्टर अप्लाई लिखा हुआ है। और इंस्टेंस टाइप मैंने दे दिया, जो जो मैंने दिया है ना वो सब इसने उठा लिया, और जो मैंने नहीं दिया है वो बाद में मुझे क्रिएट करके बताएगा। ठीक है। और ये सिक्योरिटी ग्रुप है, सिक्योरिटी ग्रुप में भी उसने डिस्क्रिप्शन दे दी, ये जो मैंने रूल बनाया था ये पूरा उठा लिया, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। अब ये कह रहे हैं कि दो ऐड करवाना है और कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं करवाना है।
तो अब मैं यहाँ पे टेराफॉर्म अप्लाई करती हूँ। टारगेट वाला कमांड आपको समझ में आ गई है? हम्म। ठीक है। अभी एक सबनेट क्यों ले रहा है इसके अंदर, क्योंकि वीपीसी जो हमारा इंस्टेंस बन रहा होता है ना, वो एक सबनेट पे बनता है, इसीलिए उसने सिर्फ एक ही इंस्टेंस मांगा हमसे, एक ही सबनेट मांगा। ये अब ये क्रिएट कर रहे हैं, और जो पहले से बना हुआ है ना बैकएंड पे, वो सब भी दिखा रहे हैं हमें। मैं यहाँ पे यस करूँगी तो ये क्रिएट करना स्टार्ट हो गया। मेरे रनिंग स्टेट पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी कुछ भी रन नहीं हो रहा है। अभी वो क्या बना रहा था, मेरा सिक्योरिटी ग्रुप बना रहा था। ये बन गया मेरा सिक्योरिटी ग्रुप, इसकी डिटेल्स ये आ रही हैं, और ये मेरे पास दो मैंने जो है वो पोर्ट ऐड करी थी, तो ये पोर्ट आ रही है, उसकी सोर्स आ रही है। आउटबाउंड सोर्स में मैंने ऑल ट्रैफिक अलाउ किया था, तो ऑल ट्रैफिक आ गया, और टैग्स में मेरे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे चल के देखते हैं। ये देखिए, इसने पूरा क्रिएट कर दिया है, तो इसने हमारा इंस्टेंस भी बना दिया हुआ। ये मेरा इंस्टेंस रनिंग स्टेट में आ गया। सारी की पेयर वगैरह जो मैंने दी थी, कॉन्फ़िगरेशन की थी सबके साथ। देखिए, अब मैंने आपको जो एग्जांपल दी थी डीएनएस नेम वाली, अगर मैं अपने ईपीसी पे अलाउ नहीं करवाती तो यहाँ पर ये मुझे डीएनएस नेम नहीं देता। अब अगर मैं हम्म। इसके ऊपर कुछ भी इंस्टॉल या कुछ भी काम करके अगर इस डीएनएस नेम से उठाऊंगी ना डायरेक्टली आईपी एड्रेस के बजाय, तो वो पूरा मुझे वो चीज़ उठा के ला के दे देगा। जैसे सर्वर के अंदर हम काम करते हैं, आपको सर्वर के अंदर काम करने का आइडिया तो है ही कि एनजीनिक्स होता जी है, जी। या फिर आपने जी जी। अपाची इंस्टॉल करा। अपाची इंस्टॉल करना जी। इंस्टॉल करके आप जब रन करेंगे तो उसका एक डेमो पेज आपको खोल के दे देगा। उसके अलावा ये मुझे वीपीसी आईडी दे दी इसने उसने सबनेट दे दिया, मुझे एएमआई दे दिया। सिक्योरिटी ग्रुप है जो मैंने कनेक्ट करा था, जो बनाया है इसने, ये 2280 है। अब नेटवर्किंग मुझे पूरा देगा कि इसके अंदर आईपी एड्रेसेस कौन कौन से वर्क कर रहे हैं, और इंटरफेस आईडी देगा। इंटरफेस आईडी मैंने बनाई नहीं थी, वो उसने बैकएंड पे खुद बनाई है। स्टोरेज मैंने अलग से दी नहीं थी, तो इसने एक बेसिक स्टोरेज बनाई है। और ये मेरा इंस्टेंस हो गया, टैग हो गया। मॉनिटरिंग जो होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ होती है किसी भी इंस्टेंस के ऊपर, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ हो गई, मुझे अलाउ करने की नीड नहीं है। ठीक है, अब तो ये हो गया क्रिएशन। अगर मुझे अब डिस्ट्रॉय करना है तो मैं क्या करूँगी, तो मैं करूँगी टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। कोड बहुत, इसकी कमांड बहुत आसान है, इजीली याद हो जाती है। इसकी एक कमांड होती है टेराफॉर्म इनिट। टेराफॉर्म इनिट से क्या करते हैं, इनिशियलाइज। इनिशियलाइज। एक कमांड होती है टेराफॉर्म प्लान। टेराफॉर्म प्लान से करते हैं ड्राई रन। वो आपको शो करता है कि क्या क्या बनेगा और उसकी किस किस मेथड से बनेगा। उसके बाद आउटपुट। हाँ, आउटपुट, आउटपुट भी कह सकते हैं। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि वो आपको एक ड्राई रन करके दिखा देगा एक स्ट्रक्चर के, आप जब इसको अप्लाई करेंगे तो आपके पास इस तरह से चीज़ें क्रिएट हो करेंगी। और फिर जो लास्ट चीज़ होती है वो होती है टेराफॉर्म लास्ट नहीं होती, टेराफॉर्म अप्लाई होती है। टेराफॉर्म अप्लाई में आप वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने कोड में लिखा वो क्रिएट होगा। उसमें आपके पास ऑप्शंस ये आते हैं कि आप जो है वो डायरेक्टली पूरा ओवरऑल भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप एक टारगेट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक टारगेट पर अप्लाई करेंगे तो सिर्फ वही रिसोर्स बनेंगी, प्लान होगी और डिस्ट्रॉय होगी। ये तीनों में आपके पास ये ऑप्शन होता है। ठीक है, अच्छा, और एक और जो ऑप्शन होता है वो ये भी होता है,
जैसे अभी हमने टेराफॉर्म अप्लाई जब किया तो उसने पूछा था यस और नो। अगर मैं टेराफॉर्म अप्लाई करके हाइफन हाइफन ऑटो अप्रूव कर दूंगी, सॉरी इसमें मिस्टेक कर दी मैंने थोड़ी सी। ऑटो अप्रूव का एक ऑप्शन होता है, ऑटो अप्रूव कर देंगे तो अब क्या होगा, वो आपसे पूछेगा नहीं, डायरेक्ट डिप्लॉय कर देगा। डिप्लॉय कर देगा डायरेक्टली। ठीक है, इसकी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी, ए कैपिटल है इसका। तो अब आपके पास डिस्ट्रॉय में ये ऑप्शन है कि आप इसमें भी टारगेट अप्लाई कर सकते हैं। अब मैंने टारगेट करा किसको, मैंने कहा मुझे पहले इंस्टेंस को डिलीट करना है, उसके बाद मैं सिक्योरिटी ग्रुप करूँगी। तो मैंने इंस्टेंस पे आई, इंस्टेंस पे आके मैंने इसको सिलेक्ट करा, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। फिर आपसे ये पूछेगा जो आपने इनपुट दिया था इसको। अच्छा, इनपुट वेरिएबल में यही होता है, आप जो भी काम करेंगे ना तो आपसे पूछेगा। अब मैं यहाँ पे यस कर दूँगी। यहाँ पर भी मेरे पास ऑटो अप्रूव का ऑप्शन होता है, ऑटो अप्रूव में भी वो आपको डिस्ट्रॉय कर देता है, पूछता नहीं है। ऑटो अप्रूव पे ये भी एक आपके टेराफॉर्म में ऑप्शन है। ये आपके पास इंस्टेंस को बोल रहा है डिलीट करेगा, उसके अंदर क्या क्या डिलीट करेगा, एक मिनट। मैं इसको इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, ये सब डिलीट कर देगा जो उसने बनाया था। और इसको जब मैं यहाँ यस करके इंटर करूँगी तो ये डिस्ट्रॉय कर रहा है इंस्टेंसेस को। अब मैंने एक बनाई थी तो ये एक ही इसी को डिस्ट्रॉय, इसे शट डाउन कर दिया और इसने बहुत जल्दी कर लिया, नॉर्मली जो हमें थोड़ा टाइम लगता है। और ये इसको डिस्ट्रॉय करके पूरा जब तक ये स्टॉप नहीं हो जाएगा तब तक ये इसका प्रोसेस चलता रहेगा, और जब ये पूरा स्टॉप हो जाएगा तो फिर ये इसको सक्सेसफुली कंप्लीट दिखा देगा। ठीक है, ये आपके पास स्टोरेज डिस्ट्रॉय हो गई है। अब अगर मैं टेराफॉर्म अप्लाई, क्योंकि अब मेरे पास एक चीज़ रह गई है तो फिर हम एक के ऊपर चले जाते हैं। अच्छा, अभी जो हुई थी मिस्टेक वो सही करते हैं। ऑटो अप्रूव करेंगे, ऑटो अप्रूव में आपसे पूछेगा ये सबनेट की आईडी, तो अब इसने आपसे नहीं पूछा, ये डायरेक्टली डिलीट करना स्टार्ट कर देगा, इसी को डिलीट कर दिया इसने। ऑटो प्रूफ के सिनेरियो में। जी, ऑटो अप्रूव के सिनेरियो में
ओके, वन ये से डिस्ट्रॉय कर दिया इसे और डिस्ट्रॉय कंप्लीट हो गया। सही है। अब आपके पास सिक्योरिटी ग्रुप भी डिस्ट्रॉय हो गया और EC2 भी डिस्ट्रॉय हो गया। अब इसमें आपके पास जो एक और चीज़ होती है, वो प्लान में भी ऑटो अप्रूव आता है। सिक्योरिटी ग्रुप भी डिलीट हो गया होगा हमारा। प्लान में भी ऑटो अप्रूव आता है हमारे पास, सॉरी प्लान में कह रही हूँ, और प्लान में भी ऑटो अप्रूव आता है, उसको येस करने की नीड नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी चीज़ें थी। इसमें आपको कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ जो समझ में ना आई हो? मुझे VS कोड और बैश को थोड़ा सा इंटीग्रेट करने का वो प्रोसीजर बता दें। इंटीग्रेट करने का प्रोसीजर बता दूँ? अच्छा ठीक है। अच्छा, ये एक और चीज़ है, ये मॉड्यूल से हम जब EC2 बनाते हैं तो मॉड्यूल इस तरह बनेगा कि ये आपको सिर्फ ये सब चीज़ें देनी पड़ेंगी। और जब आप मॉड्यूल से बना रहे होते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शन होता है, आप सिक्योरिटी ग्रुप मॉड्यूल का यूज़ कर लें, आप जैसे सोर्स का बनाया वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि टेराफॉर्म जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के लिए यूज़ होता है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज प्लेटफॉर्म, कोड के तौर पे यूज़ होता है। वो तो इसका अपना एक वो है ना, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर ये तीनों पे अप्लाई होता है, IaaS, PaaS और SaaS। नहीं नहीं नहीं, ये तीनों पे अप्लाई नहीं होता। ये जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस भी आप कह सकते हैं बेसिकली, लेकिन उसके अलावा आप नहीं कुछ और कह सकते, क्योंकि आप लेट सपोज ऐसे अगर मुझे एक 10 सर्वर चाहिए और उन सर्वर्स के अंदर मैंने 5 के अंदर सीक्वल और 5 के अंदर ओरेकल की डेटाबेस इंस्टॉल करनी है, स्कीमा नहीं करनी, बस इंस्टॉल करनी है, हाँ, तो उसका तो भी इज आपके दैट? पास, हाँ जी बिल्कुल पॉसिबल है। मैं आपको एक अपना कोड दिखा देती हूँ तो आपको तो आइडिया हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे इंजीनिक्स इंस्टॉल करा है, इंजीनिक्स इंस्टॉल हो रहा है ये इसके अंदर, और ये स्टार्ट भी हो जाएगा जब ये पूरा कोड मैं रन करूँगी ना। उसके बाद जब मैं IP एड्रेस से जाके चेक करूँगी तो मेरे पास इंजीनिक्स का एक पेज खुल के आ रहा होगा। तो आपके हम्म। जो आपका काम मैनुअली पॉसिबल है, हर वो काम आपका टेराफॉर्म से ही पॉसिबल है। हर वो काम टेराफॉर्म से पॉसिबल है। ठीक है। तो अच्छा, फिर ये SaaS के ऊपर भी चलना चाहिए, ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के ऊपर नहीं चलता ये नहीं नहीं, सॉफ्टवेयर टेराफॉर्म? एज अ सर्विस के ऊपर नहीं चल सकता, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल टेराफॉर्म सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, टेराफॉर्म जो है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर या ऑटोमेशन टूल है जो हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने कोड, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कोड के थ्रू को क्रिएट करने प्रोविजन के लिए। करें। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे। ऑटोमेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ऑटोमेशन टूल है ये बेसिकली। तो इस, यानी ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के लिए नहीं है। नहीं नहीं, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के लिए नहीं है। ठीक है। अच्छा, और आपने सेकंड ये क्वेश्चन मुझसे पूछा कि बैश को कैसे इंटीग्रेट करवाते हैं। तो जब आप बैश को कर लेते हैं ना इंस्टॉल अपने लैपटॉप के अंदर, तो जी फिर जी जी। आपके पास वो टर्मिनल में बाय डिफ़ॉल्ट दे देता है। जैसे मेरे पास टर्मिनल में ये सब ऑप्शन आ रहे हैं, क्योंकि ये जैसे मैंने किया हुआ है, मैंने एजोर किया हुआ है, पावर शेल किया हुआ है। जो जो मैं करूँगी वो खुद ब खुद इसके अंदर ऐड होता जाएगा, VS कोड के अंदर, आपको करने की नहीं, खुद VS ज़रूरत नहीं। कोड में ऐड कैसे होगा, मतलब ये यही खुद ही पूछ रहा ऐड हूँ। होगा, खुद ही ऐड होगा। जब आप बैश कर लेंगे ना, बैश करने के बाद आपके पास नीचे ये यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको खुद ही ऑप्शन ठीक है। दे रहा होगा। ठीक है। ओके ओके ओके। अगर मैं आपको एक और दिखाऊं जो आपको चेक करना है, तो फिर आप लाइक फोल्डर के अंदर, एक मिनट, फोल्डर दिखाना पड़ेगा कोई। जैसे ये आपके पास, इसके ऊपर अगर क्लिक करूँगी ना तो ये मेरे पास आ गया। अब मैं यहाँ से खोलूँगी ना, डायरेक्टली इसका बैश खुल के आ जाएगा। ठीक है। ठीक हो गया। तो ये जब आपने एक मरतबा अपने लैपटॉप के अंदर कर लिया ना, तो लैपटॉप में करने के बाद वो गिट बैश आप हर जगह पे खुद ब खुद आ जाता है। आपको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके पास जब इसके ऊपर एक फ़ोल्डर पे गिट बैश आ जाएगा, आपके पास जो VS है, VS के जो ऑप्शन है टर्मिनल के अंदर, टर्मिनल खोलना आ गया ना आपको? हम्म। ठीक है, तो इस यहाँ पे जाके जब आप, मैं इसको यहाँ से किल भी कर सकती हूँ, जो मैंने काम किया है यहाँ से भी किल कर सकती हूँ, सब डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं जब न्यू टर्मिनल करूँगी ना, तो फिर यहाँ पे आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट पावर शेल आ रहे हैं, ये पावर शेल है। जब आप गिट बैश पे जाएंगे तो ये गिट बैश है। ओके 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 ओके, ठीक है, ठीक हो अभी गया। गिट बैश पे, गिट बैश नॉर्मली गिटहब के लिए यूज़ होता है। गिटहब की मैंने आपको दिखा दी है। गिटहब या पे बाकी चीज़, किसी और चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका? नहीं नहीं, गिटहब तो मुझे ऑलरेडी आइडिया है।
ठीक बस है। मुझे ये नहीं पता था कि वहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक मतलब प्राइवेट हो सकता है। मुझे यही पता था कि वो पब्लिक रिपॉजिटरी ही रहती है जब और आप उसमें क्रिएट कोई भी है। करते हैं ना, जब आप क्रिएट करते हैं, मेरी रेपो नहीं बनी हुई, एक मिनट, मैं आपको गिटहब खोल के दिखाऊँ अपना, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे बन रहा होता है। ठीक है, जब आप जाएंगे न्यू पर, आपके पास दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। आप अच्छा प्राइवेट अच्छा पे चले जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे नाम देंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे, और जब आप क्रिएट करेंगे उसके बाद तो ये प्राइवेट रेपो बन जाएगी आपके पास। और मैं स्पेसिफिक यूजर्स के साथ इसको शेयर भी कर सकता हाँ, आप हूँ। स्पेसिफिक यूज़र के साथ शेयर कर देते हैं, ऑप्शन मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे मेरे पास ये वाला कोड है, इसके ऊपर जाके सेटिंग में गए, कोलैबोरेटर के अंदर आए, ऐड पीपल करा, और उसके बाद जो यूज़र आपका या जो दूसरा पर्सन आपका गिटहब के ऊपर है, उसको आप यहाँ ऐड कर ठीक है। सकते हैं। सही है, तो आप यहाँ उसका ईमेल एड्रेस, उसका भी गिटहब पे होना अकाउंट ज़रूरी होना, है जी या जी वो? बिल्कुल, अकाउंट होना ज़रूरी है। जब तक वो होगा नहीं, आप कैसे ऐड करेंगे? ठीक हो गया, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से आप यहाँ पे नाम डालेंगे, करेंगे, तो उसके पास आपके पास फिर आप एक्सेस, ये जैसे ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आप जो है वो इस रेपो के अंदर सिर्फ व्यू का एक्सेस देंगे या फिर आप डायरेक्ट एक्सेस देंगे। ठीक हो गया। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस अगर होगा तो फिर वो पूरा ही आपको सब एडिट भी कर सकता है, उसके अंदर चेंजेस भी कर सकता है, लाइक अ पब्लिक रेपो बन जाएगी उसके लिए। लेकिन अगर आपको सिर्फ उसको व्यू एक्सेस देना है तो आप उसको एज अ प्राइवेट रिपोजिटरी लेके चलेंगे। तो ये भी आपके पास ऑप्शन बिल्कुल होता ठीक है है। सिक्योरिटी में। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आपका? और मुझे ये बता दें कि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट प्रैक्टिस के लिए कोई टेम्पलेट्स वगैरह होती हैं पैराफॉर्म की? टेम्पलेट्स वगैरह होती हैं, मिनट, हाँ ये देखें, ये आपके पास रेफरेंस है, स्क्रीन शो हो रही है। जी जी, ये हो आपके रही पास है। इस तरीके से रेफरेंस है, ये भी मैंने किसी उससे देखा था, और फिर ये हैशी कॉप का ही था, हैशी कॉप से मैंने उठाया था। इसमें आपको डिफरेंट वो मिल जाएगा, हर चीज़ का आपको इस तरह से रेफरेंस मिलता है, और रेफरेंस मिल आप एक जगह पे, एक जगह पे आप इसको अपने अपने पास स्टोर कर लें, और फिर आप इसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये ठीक हो रेफरेंस गया। है। ये जी, रेफरेंस मिलते कहाँ से हैं? रेफरेंस मिलते कहाँ से हैं आपको? ये आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, प्रोवाइडर है, इसमें आपको हर चीज़ की मिल जाएगी रेफरेंसेस। ये देखिए, ये रेफरेंसेस प्रोवाइडर की है। ठीक है, ये रेफरेंस है,
इसमें आपको डिफरेंट इस पे जो है वो रेफरेंस मिल जाते हैं, डिफरेंट आपके ये कह सकते हैं प्रोवाइडर्स के रेफरेंस मिल जाते हैं, सिर्फ हैशीकॉप की नहीं और भी इसके अलावा जो AWS के प्रोवाइडर्स हैं जो नॉर्मली यूज़ नहीं कर रहे होते उसके भी मिल जाते हैं। तो इसमें इतना मुश्किल नहीं होगा आपको ढूंढने में। ठीक है। ठीक है। और इसका कोई, इसके अलावा कोई मटेरियल मिल सकता है? मटेरियल में सेंस। ये जो स्लाइड्स आपने शुरू में शेयर की थी वो आप लोग शेयर करते हैं टेराफॉर्म की? कर देंगे शेयर आपको, बोल दूंगी मैं तो वो शेयर कर देंगे आपको। हाँ, फॉर द रेफरेंस ऑफ स्टडी। ठीक है। ठीक है। ठीक है। चलें। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। हाउ इज़ द क्लास? थैंक यू। इट्स फैंटास्टिक। और अच्छा रहा कि मुझे थोड़ा पेस फास्ट होने में बेसिक्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे, क्योंकि इसकी बेसिक्स थोड़ी सी आइडिया था। बाकी ये है कि प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन मज़ीद इसमें करके मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान मार्केट और फ्रीलांस मार्केट दोनों साइड पे आप डेफिनेटली काम करती होंगी, तो ज़्यादातर क्लाइंट्स की क्या रिक्वायरमेंट आती है कि किस किस्म का काम मतलब टेराफॉर्म करना में है? जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है वो मॉड्यूल्स और वेरिएबल्स पे होती है। जो मैंने आपको मॉड्यूल दिखाया जो बिल्ड इन थे, और दूसरा ये जैसे मैंने अपने आपको VPC का मॉड्यूल दिखाया, जो मैंने अपना हम्म। मेरा कोड था लेकिन मैंने जब उसको EC2 में जाके कॉल करवाया तो वैसा मॉड्यूल वर्क कर रहा था। तो इस फॉर्मेट का काम हम्म। आता है। वेरिएबल इस भी यूज़ हो फॉर्मेट रहा है, का काम। वेरिएबल भी यूज़ हो रहा है, मॉड्यूलर भी यूज़ हो रहा है, इस तरीके का। कि आपके पास आपका समझिए कोई स्टैटिक वर्क नहीं है, डायनामिक वर्क है। आप वेरिएबल में ले रहे हैं तो आप कुछ भी जो है वो सबनेट ले सकते हैं, आप कुछ भी सबनेट का CIDR ब्लॉक ले सकते हैं, नाम डिफरेंट ले सकते हैं। आपको अपना कोड एक बना हुआ है आपका, उसको आप मॉड्यूलर यूज़ कर लें। आप डिफरेंट फोल्डर्स में काम करें ताकि आप उसको डिवाइड कर सकें कामों को। एक वक्त में जो है वो अगर एक चीज़ चल रही है, अगर हमने एक को डिस्ट्रॉय किया, अब डिस्ट्रॉय करने के लिए जैसे मैंने आपको फॉर्मेट बताया है कि हाइफन हाइफन टारगेट का भी ऑप्शन होता है। लेकिन अगर आप बार बार हाइफन 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 टारगेट करके तो नहीं आप उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, तो आप उसको डिफरेंट फोल्डर्स में भी काम कर सकते हैं। तो इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं डेटाफॉर्म में, और आप कर सकते हैं इसको काम। हम्म। ठीक है। चलो, ओके। ठीक है। थैंक